सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। अभी अभी हमने क्लास 10th की मैग्नेट की सीरीज कंप्लीट करी है। नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। बड़ा ही आसान चैप्टर है और इतना ज्यादा मजेदार है ना, बट यार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए 9th क्लास के। अब डर मत जाना कि 9th क्लास तो हमारी बेकार है। जो कोई भी हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होंगे मैं साथ साथ कराता चलूंगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, जैसा कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। हम चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल में। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है बड़े लेवल पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता रहे, ठीक है। चलिए, केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है? जब कभी भी हम दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, जिस तरीके से फिगर में देखिए, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है और एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जब हमने उसको मिक्स करा तो हमें एक लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला, ठीक है। यही होता है केमिकल रिएक्शन जो हम क्या कहते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? उसको ही सिंबल्स के फॉर्म, मतलब सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आगे हम डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन को ना पढ़ते पढ़ते हम समझ भी लेंगे। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कोई एक नया सब्सटेंस मिलता है हमें पुराने सब्सटेंस को मिक्स करके, ठीक है। सब्सटेंस दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। देखो, समझ लो, आपने भैया हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो यार सबको पता होगा, अभी मैंने इसे लिया। और आपने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। आपने हाइड्रोजन ले ली और ऑक्सीजन ले ली, आपने इसको रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या बनेगा? H2O, ठीक है, वाटर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इन दोनों ने जो पार्ट्स लेते हैं ना, जिस तरीके से ये दोनों पहले रिएक्ट करे, तो इनको हम कह देते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। इनको हम कह देते हैं रिएक्टेंट। जो इधर अब जो ये मिक्स कर जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, यार जिस तरह फैक्ट्री वगैरह में देखते हो कि जब वहां पर सारी चीजें लाते हैं तो उनको क्या कह देते हैं भाई? एसेसरीज कह देते हैं। यहाँ पर हम उसको रिएक्टेंट कह रहे हैं। और जो आपको फाइनल मिलता है, फाइनल चीज जो आपको मिलती है, उसे क्या कह देते हो? प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट आपके कई सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब भैया ये आपके रिएक्टेंट भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपना। आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स substance that take parts in a chemical reaction are called reactant, ठीक है। एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यही होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ते हैं अपना कॉज। ये देखो, मान लो ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। अब मैंने तो ये कह दिया कि ये मिक्स हो रहे हैं। भाई मिक्स कैसे हो रहे हैं, यही है इसका कॉज क्या है केमिकल रिएक्शन का, वो हमें पढ़ना है। ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन देखो कि इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये जो इसके बीच का बॉन्ड है ना, ये और ऑक्सीजन कैसे, देखो ऑक्सीजन कुछ ऐसे। अब ये जो इनके बीच के बॉन्ड्स हैं, ये क्या होते हैं? पहले ब्रेक होते हैं। मान लो एक कंटेनर लिया आपने, भाई उसमें क्या डाला आपने? हाइड्रोजन डाल दी और ऑक्सीजन डाल दी, वेट, ठीक है। हाइड्रोजन डाल दी, ऑक्सीजन डाल दी। अब ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इनके जो बीच के बॉन्ड्स होते हैं ना, वो टूट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कॉज पड़ता है ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ब्रेकिंग अप ऑफ पुराने बॉन्ड्स, ये जो पुराने हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अब भैया जब इसके बॉन्ड टूटे और ये आपस में कंबाइन हुए, तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिला H2O, ठीक है। और H2O कैसे मिला? ये ना जैसे टूटते हैं तो ये ना आपस में कंबाइन भी हो जाते हैं, ठीक है। कंबाइन होकर इन्होंने H2O बना लिया, ठीक है। यही आपका कॉज था केमिकल रिएक्शन का। अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल दे देते हैं हम केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। जिस तरीके से कंबशन क्या? आग जलाना, ठीक है। जब कभी भी आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी कैसी होती है? वुड फॉर्म में होती है, और जब जलने के बाद वो ऐश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुआ मतलब प्रोडक्ट आपके क्या बचा? जिस तरीके से आपने किसी एनर्जी के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करवाई, जिस तरह हमने हीट पास करी, तभी तो लकड़ी जली। तो हीट प्लस लकड़ी क्या बना? ऐश बना, ठीक है। चलिए, इस तरीके से रस्टिंग, जब कभी भी आप आयरन को, मतलब लोहे को आप पानी में डुबो के रख देते हो या फिर बारिश में छोड़ देते हो, यार छत पे कई सरिये वगैरह पड़े रहते हैं, वो बारिश में छोड़ देते हो तो उनपे क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है। तो वो जो रस्ट बना है ना, वो आपका प्रोडक्ट है। इस तरीके से डाइजेशन, जब कभी भी आप खाना खाते हो तो भाई खाना तो आप खा तो रहे हो बर्गर, ठीक है, निकाल रहे हो कुछ और ही, ठीक है। तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन ही तो हुआ, तभी तो आप कुछ उसकी फॉर्म ही चेंज कर दिया आपने, तो प्रोडक्ट क्या बना आपका? अब मैं नाम नहीं ले सकता, प्रोडक्ट आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, फोटोसिंथेसिस, भाई वो खाना। इस तरीके से ये सारे एग्जांपल है, इनको आप नोट कर लीजिए, एक भी एग्जांपल छोड़ना मत, ठीक है, सारे नोट कर लो इन्हें। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको जरूर से नोट कर लेना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट।
इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो आपका मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, उसमें आग लगाना, ठीक है, और आग लगाते हम जैसे ही हैं, उससे ना हमें व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। मतलब यार लाइट तो निकलेगी उसमें से, कोई भी चीज आप जलाओगे उजाला तो होगा ही, ठीक है। ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। अब इसके ऊपर ना ये समरी सी दी हुई है आपको। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। जो मैग्नीशियम है ना वो एक मेटल है और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो ना सबसे रिएक्ट कर जाता है जल्दी, ठीक है। व्हेन केप्ट एक्सपोज इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब कभी भी हम उस मैग्नीशियम रिबन को खुला छोड़ देते हैं ना हवा में, ठीक है, तो क्या होता है, वो स्लोली कंबाइन करने लगता है, धीरे धीरे कंबाइन करने लगता है कई सारी गैसेस से जो आपकी प्रेजेंट होती हैं एयर में। भाई एयर में खाली ऑक्सीजन थोड़ी ना होती है, काफी सारी और भी गैसेस होती हैं, तो वो ना उनसे क्या कहते हैं, रिएक्ट कर करके अपने ऊपर ना एक परत बना लेता है, लेयर बना लेता है वो अपने ऊपर एक, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। अब वो भाई जलता नहीं, जब कभी भी हम उसके पास में क्या कहते हैं वो लाते हैं ना फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, तो वो जलता नहीं मैग्नीशियम रिबन। तो उसको जलाने के लिए हमें उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, ठीक है, सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। और रब क्यों करते हैं, उसके ऊपर की वो लेयर हटाने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। और ये देखो सैंड पेपर कुछ ऐसा दिखता है, भाई मिस्त्री तुम्हारे घर में कभी काम लगा हो, वहां मिस्त्री पेंट छुटाने के लिए यूज करता है ना, वही होता है सैंड पेपर। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये आपके सामने उसकी रिएक्शन आ गई, ठीक है। ये होती है केमिकल इक्वेशन, इसको ना इक्वेशन कहते हैं। वो जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया वो होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो देखो, मैग्नीशियम था, वो स्लोली कंबाइन करा था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो गैस क्या कहते हैं एयर में प्रेजेंट होती है ना, ठीक है, उससे रिएक्ट करा। अभी ये मत कंफ्यूज होना कि ये 2 mg क्यों लिखा है यहाँ पर, खाली mg क्यों नहीं लिखा, ये एक राज की बात है, ये आगे आएगी चैप्टर में, ठीक है। जब 2 mg प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, नीचे लिख लेना। और आपके पास क्या बनी, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट बनी, मतलब एक एनर्जी निकली है रिएक्शन कराने पे, ठीक है। तो ये थी आपकी रिएक्शन, इसको नोट कर लो। अब हमें पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि हम पता कैसे लगाएंगे या भाई इक्वेशन हो रही है, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम ये सारे ऑब्जर्वेशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का मतलब गैस का निकलना, ठीक है, एवोल्यूएट होना। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या, एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ग्रेनल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भाई आपका जिंक एक मेटल होता है, ठीक है, उसका ग्रेनल्स मतलब जिंक के टुकड़े, जब वो रिएक्ट करते हैं ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब यहाँ पर ये डाइल्यूट वर्ड क्या आ रहा, डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा हो कुछ, ठीक है, उसमें कुछ डिस्टिल वाटर मिला रखा हो। डिस्टिल वाटर वही आरओ वाला, ठीक है, आरओ का पानी मिला रखा हो तो उसमें हम डाइल्यूट कह देते हैं, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, जैसे ही आप जिंक के ग्रेनल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। रिएक्शन में देखो, जब हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके ना सब ये फॉर्मूलेज ना आप याद कर लेना, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, ठीक है। वैसे ना 9th क्लास में आपको ये बनाने सिखाए हुए थे, फॉर्मूलाज बनाने सिखाए होते हैं एलिमेंट्स के, तो अगर वो नहीं आते तो चलो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता चल गया, इसको याद कर लीजिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आती है टू चेंज इन कलर। मतलब अगर उसकी कलर में कोई चेंज हुआ, भैया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या, इसका एग्जांपल और थर्ड वाले का सेम एग्जांपल है, ठीक है, और सेम है, दो चीजों का एक एग्जांपल है, तो मतलब ये एग्जांपल भाई 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मेरे पेपर में भी आया था जब मैंने 10th क्लास के पेपर दिए थे, ठीक है। देखो, टू चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो ये ना एक झाग टाइप होता है, झाग टाइप, ठीक है। जिस तरीके से आप सरफ को पानी में डालते हो तो झाग बन जाता है ना, वैसा। और थोड़ी देर बाद ना ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। चलिए इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट क्या, लेड का फॉर्मूला होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3, ठीक है। नीचे क्वेश्चन में देखो PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है ना। चलिए, रिएक्ट करता है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K और आयोडाइड का सिंबल होता है आपका I।
जैसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं लेड आयोडाइड के, ठीक है। ऑल्सो कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू येलो। देखो कलरलेस इसका जो कलर था ना वो कलरलेस था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट था, और जैसे ही रिएक्शन हुई ना दोनों में तो वो येलो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब चेंज इन कलर भी हो गया और आपका प्रेसिपिटेट भी बन गए। प्रेसिपिटेट समझ में आ गया ना, वो झाग टाइप जो होता है। अभी ना प्रेसिपिटेट की एक डेफिनेशन भी आगे आएगी, ठीक है। चलिए, और इन इक्वेशंस को भी ध्यान से करते चलो क्योंकि ये लिखनी पड़ती है पेपर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया ना ये तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आती है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है मैन क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या, चूना, देखो मैंने आगे लिख दिया चूना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है क्विक लाइम का, CaO। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्विक लाइम का सिंबल बताइए, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, ठीक है। इज एडिड टू वाटर। जैसे ही हम चूने को पानी में डालते हैं तो जो टेम्परेचर होता है ना चूने का, वो हीजिंग साउंड, मतलब जैसे सांप करता है ना हिज, ठीक है, इस साउंड के साथ उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और आपको बन जाता है आपके पास स्लेक्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसको लिखते कैसे है ये आपको देखो नीचे दिख रहा है रिएक्शन में, ठीक है। और आपको हीट मिलती है, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर आपका राइज कर जाता है। चलिए, फिफ्थ चेंज आपका आता है चेंज इन स्टेट, ठीक है। उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हो। अब स्टेट क्या होता है देखो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, 3 स्टेट्स होती हैं। तो आप ना जैसे केमिकल रिएक्शन आपकी होती है तो आप उसकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की स्टेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से आप जो कैंडल को यार बर्न करते हो तो कैंडल कैसे होती है सॉलिड में, और वो कैसे हो जाती है वैक्सी उसकी स्टेट हो जाती है, ठीक है। जैसे वो आप उसको बर्न करते हो तो ये हो गया आपका चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है आपका मैग्नीशियम रिबन, क्यों इतना रिएक्टिव है, ठीक है, या फिर क्या होता है हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल, ठीक है, चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है यार, जिस तरह झाग वगैरह होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में झाग वगैरह बन जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो झाग ना नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मान लो यार आपने किसी चीज को रिएक्ट कराया और टेस्ट ट्यूब में कराया, उस यहाँ पर जिस तरह आपने डाला ना तो ऐसे झाग झाग जो बन जाएगा, थोड़ी देर बाद वो ऐसे नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा पानी। और वो जो झाग झाग से थे ना, मतलब ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते, ठीक है, उसी को हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें देख लेना, आपको ये कहते हैं क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, आज हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल्स का यूज करके केमिकल रिएक्शन को, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम दिखाते हैं, ठीक है। अब वो सिंबल्स क्या होता है, जिस तरह यार मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे और जब आप उसकी इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन में तो आप हाइड्रोजन नहीं लिखोगे ना पूरा, आप उसका खाली सिंबल यूज करोगे, जिस तरह हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है, और हीलियम का HE। ये तो यार पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, वहां से आपको सिंबल्स पता चलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स आपको मैंने बता दिया, एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, मान लो आप वाटर में कुछ और मतलब सोडियम डाल रहे हो तो भैया वाटर तो कंबाइंड फॉर्म में है ना, तो आपको वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहां पर बोला सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब ये होते कितनी प्रकार की हैं, इनके टाइप्स होते हैं 2 तरीके के, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो एक बारी और बता देता हूं, मान लो आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और आपको बनाने हैं वाटर, ठीक है, या फिर Mg प्लस O2। अभी तक आपने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, मैं उसका यूज करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। Mg प्लस O2, ये मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये बना रहा है MgO। अब भैया इसके लिए अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो आप मैग्नीशियम पूरा तो नहीं लिख रहे, आप खाली उसका क्या सिंबल यूज कर रहे हो, ठीक है।
तो केमिकल इक्वेशन, अब ये पूरी क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और क्या कहता है, फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ये आपका मैग्नीशियम का सिंबल बन गया। तो इन सब का यूज कर हम एक इक्वेशन टाइप लिख देते हैं, उसको ही हम कह देते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये होती कितने तरह की है, दो तरह की, ठीक है, दो तरह की होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको पढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो, दोज इक्वेशन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब मान लो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। ये क्या है, H2 क्या होती है, अरे वेट, ये देखो, ठीक है, H2 क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस। रुको मैं उसको थोड़ा सा साइड ही कर देता हूँ, ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आपकी गैस बनती है जब भी कोई मेटल आपका किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं ना, तो ध्यान रखना वो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लिबरेट का मतलब छोड़ेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस, भैया ये गैस है, गैस तोड़ जाएगी, ठीक है। अब ये आपकी मान लो एक इक्वेशन है। अब मैंने कहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जिसके इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। देखो रिएक्टेंट साइड कौन सी होगी, इधर, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड कौन सी, इधर। अब मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूं, देखो टेबल कैसे बनती है, एलिमेंट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देख लो आपकी पूरी की पूरी क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो यार, प्रोडक्ट और एलिमेंट्स के जो रिएक्ट वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो तो सेम ही होंगे भैया। रिएक्ट करके कुछ नया थोड़ी ना बना देगा, नया बना देगा बट वो होगी वही चीज, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, या तो वो गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा या फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो एलिमेंट्स देखो यहाँ पर क्या क्या है, जेड है ना, जिंक। अच्छा भाई रुको मैं मार्कर चेंज कर लूं, 1 सेकंड, सॉरी। देखो एलिमेंट्स क्या है आपके पास, जिंक है और आपका हाइड्रोजन है। देखो अब यहाँ पर क्वांटिटी नहीं लिखनी, फिलहाल H में लिख लो यहाँ पर खाली, ठीक है। अब ये SO4 एक चीज नहीं है, यहाँ पर S अलग है, O अलग है, ठीक है। चलिए ये आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब हमें करनी है काउंटिंग। देखो रिएक्टेंट में आपका जिंक कितना है, एक है, ठीक है, एक एटम है भैया जिंक का। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखो 2 है, H2, ठीक है, हाइड्रोजन आपके 2 है। और आपका सल्फर कितना है, ठीक है, सल्फर देखो 1 है खाली, तो यहां पर 1 लिख दो। ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहां पर 4 लिख दो। अब यहां पर जिंक कितना हो गया, प्रोडक्ट के साइड में जिंक एक ही था, अच्छा ये तो बैलेंस है। और एस कितना है, एस आपका 1 है, ये भी बैलेंस है। ओ कितना है 4 और आपका एच कितना है 2। अब भैया देखो 1 सेकेंड, ये ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो भैया, यहाँ जिंक भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ एच कितना है 2, यहाँ भी 2, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 4, यहाँ 4। मतलब ये तो पूरा पूरा बैलेंस क्या है। अरे बैलेंस क्या होता है भाई, तराजू में दोनों तरफ कोई चीज रखो, वो एक साथ इस साइड एक तरफ रहेंगे तो बैलेंस होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए एकदम। तो यहाँ पर एटम्स क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस तरीके की इक्वेशन को कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप ले लो अब इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं कराता हूँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, दोज इक्वेशन। अब भैया बैलेंस में क्या था, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम थे दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड। अब अनबैलेंस्ड में क्या होगा, जिसमें अनइक्वल नंबर होंगे, ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अच्छा मैं लिख के दिखा देता हूं, देखो अभी तक मैं वही इक्वेशन यूज करूंगा जो आपने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, प्लस लाइट दे रहा था, ठीक है, व्हाइट लाइट थी, लाइट लिख देता हूं मैं। ये आपने क्वेश्चन पढ़ी थी भैया मैग्नीशियम रिवन वाली, ठीक है, मैग्नीशियम रिवन वाली की मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मतलब गैसेस से क्या कहते हैं रिएक्ट करता है जब हम उसको छोड़ देते हैं एयर में खुला, और तो वो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब ये मुझे बताओ, मैंने आपको टेबल बनानी बताई थी, 1 सेकेंड, ठीक है। टेबल में मैंने कैसे बताया था, यहां पर आपको क्या लिखना है, एलिमेंट लिख देता हूं पूरा ही, ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एलिमेंट आपके पास क्या क्या है, Mg है, ठीक है, एक तो Mg है और एक आपके पास O है। अच्छा रिएक्टेंट में Mg की क्वांटिटी क्या है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो Mg कितना है 1 है
और ऑक्सीजन कितना है 1। ओहो, हो गया मामला खत्म। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, क्या हो गया, अनबैलेंस्ड होगी ना। अब ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी, बिकॉज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना है 2 और आपको प्रोडक्ट में कितना है 1। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या देते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को देखो शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं और रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ना ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात भी है इस क्वेश्चन में, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम भैया जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हम उसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों करना पड़ता है। तो हमें इसका आंसर लिखना है, दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने लकड़ी ली, उसको जला दिया। ठीक है, जलाने के बाद आपको कुछ ऐश उड़ गए और वहां पर कोयला वगैरह बचा, क्या उसका मास कंजर्व होगा। अगर आप कोयला तोलोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि मास उसका कम हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप उसकी हर एक इम्प्योरिटी जितनी भी हवा में उड़ गई, डस्ट वगैरह, उसको एक साथ लाकर तोलते हो तो मास आपका हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, दैट इज वाई द आंसर इज दिस। अब आता है हमारा मेन काम, अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे, तो अपना कंसंट्रेशन बना लो। ठीक है, ध्यान से बना लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। देखो अब हमें करनी है बैलेंसिंग। ये 3 इक्वेशन पहले हम बैलेंस करके देखेंगे, उसके बाद हम कई सारी और करेंगे। ये टेबल्स मैंने पहले से बना लिया है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा ये टेबल बनाना जरूरी नहीं होता, ये मैंने इसलिए बनानी सिखा दी ताकि आपकी गलती ना हो। बाकी आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बाद में तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, आप देखते ही बता दोगे। ठीक है, क्या लगेगा क्या नहीं। तो देखो कैसे करना होता है, क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। देखो Ca है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं CO2, मतलब एक देखो Ca हो गया, इतना हो गया। अब इसमें क्या है O लिख लीजिए, क्या है H लिख लीजिए, क्या है C। अब देखो C और Ca में फर्क है, ये कैल्शियम है, ये आपका C कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन के हमने लिख लिया था, ऑक्सीजन पहले ही। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब हमें करना है इसको बैलेंस, चलिए करते हैं। अब देखो कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है इधर। ठीक है, इधर कैल्शियम कितना है, रिएक्ट प्रोडक्ट के साइड 1 ही है। ठीक है, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, देखो ये ना होल ट्वाइस है, OH का यहाँ पर होल ट्वाइस है। होल ट्वाइस का मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, चलिए इस तरह होल स्क्वायर कर देते ना, यहाँ पर होल ट्वाइस कर दिया तो O कितना है 2, और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, इसको भी प्लस कर दो, 2 और 2 4। ठीक है, चलिए अब आपको कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और आपका हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, ये आपने क्वांटिटी लिख ली। अब उधर भी लिख लीजिए, रुको मैं मार्कर चेंज कर दूं पहले। अब आता है हम अपने प्रोडक्ट के साइड, देखो यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1 है, और आपका कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन भी 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है 3 ये रहा, 1 ये रहा, मतलब 4। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन कितना है 2। अरे बाप रे, ये तो अपनी बैलेंस पहले से ही है। ठीक है, बैलेंस तो ये पहले से ही है। देखो सारी सारी एटम्स जो है आपके वो बैलेंस ही नहीं है। कैल्शियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, उधर भी 4 है। तो इस तरीके आपको बैलेंस इक्वेशन भी दे सकते हैं और आपको कह देंगे इसे बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन दे के ही कहते हैं बैलेंस इक्वेशन करो। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करते हो। अब हम देख लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। देखो जिंक कितना है, देखो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, हमें एक जिंक गिवन है, Ag गिवन है, Ag। ठीक है, N गिवन है, O गिवन है। ठीक है, ये 4 आपको एलिमेंट्स गिवन है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो चलिए करते हैं। जिंक किधर किधर है भाई, आपका रिएक्टेंट के साइड जिंक किधर है 1 है। ठीक है, और आपका Ag कितना है 1 है, N कितना है 1, O कितना है 3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप अपने प्रोडक्ट की साइड देखते हैं, जिंक कितना है 1, N कितना है, अब ये देखो जरा होल ट्वाइस है। ठीक है, N कितना है होल ट्वाइस, मतलब ये N2 है, कहां गया N2 है। और आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, ये ना मल्टीप्लाई होता है यहाँ। ठीक है, जिस तरह O3 ऐसे कर दूं ना मैं, तो 3 × 2 होगा ये। ठीक है, चलो 3 2 6, मतलब 6 ऑक्सीजन है। अब आपका Ag कितना है 1। अब जरा देखो ये है भैया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो N कितना है 2, उधर 2 है प्रोडक्ट की साइड, रिएक्टेंट की साइड 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 और 6। अब हमें इसे करना है बैलेंस्ड। इसके लिए एक मेथड आता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका मैं स्क्रीनशॉट ना बाद में लगा दूंगा। ठीक है, वो स्लाइड बाद में आ जाएगी, पहले मैं आपको यहाँ पर वो मेथड भी समझा रहा हूँ। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है उस मेथड का नाम। सबसे पहले आप सबसे बड़ा
ऐसे देख लो, सबसे बड़ा फॉर्मूला देख लो और उसमें आप उसको बैलेंस कर, उसके एलिमेंट्स आप सबसे पहले बैलेंस करो। देखो एजी कितना है, एजी एक एक बैलेंस है, ठीक है, उधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड एक एक है, ठीक है। अब आपका एन कितना है, एन इधर एक है इधर दो है, तो आप इसको बैलेंस करो, इधर कम है ना तो इधर 2 लगा दो, ठीक है, मैंने 2 लगा दिया इधर। अब इससे 2 लगाने से क्या हुआ, आपका एजी तो 2 ही हो गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, तो मतलब एन कितना हो गया 2, ठीक है। एजी कितना हो गया इधर 2। अच्छा, अब जो आपको ऑक्सीजन था वो कितनी होगी, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा। अब देखो 2 क्या है, 2 ना इन सब के लिए, इन सब सारे एलिमेंट्स के लिए, तो 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन कितनी होगी आपकी 6, तो यहां पर लिख लीजिए ऑक्सीजन होगी 6। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस, एन बैलेंस, एजी नहीं बैलेंस, जिंक तो आपका बैलेंस ही था, तो एजी में अगर मैं आपका प्रोडक्ट के साइड यहाँ पर 2 लगा दूं, अब बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब इधर कितना हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले ना सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला निकाल दो जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा हो, ठीक है, या इधर ले लो या उधर ले लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है, वो आपकी मर्जी जो। इधर कितने थे भाई आपके एजी, इधर 2 थे, 2 नहीं थे, मतलब 1 था, मैंने बैलेंस करके 2 कर दिया, ठीक है। इधर 2 तो इधर भी 2 करना पड़ा। जिंक कितना, 1 देखो एन कितना, ये 3 हो गया और 2 यहां से, तो एन कितना हो गया 2, एन के होल ट्वाइस था, ये भी 2 हो गया। वो कितना 3 2 6, ये भी 6। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस होगी। देखो यहाँ पर 2 लगा और यहाँ पर 2 लगा। अब हम करते हैं अपनी तीसरी। तो थर्ड इक्वेशन देखो आपकी क्या है, एल कितना है, एल होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एक तो आपके पास एल है, सीयू है कॉपर, ठीक है, और सी एल है। ये ना सिंबल याद कर लो, अगर सिंबल याद नहीं आया तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पहले याद करो, वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ये वाली, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट के साइड कितना है 1, सीयू कितना है रिएक्टेंट के साइड 1, सीएल कितना है 2, ठीक है, ये 2 दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल है ये सीएल का। अब प्रोडक्ट के साइड आओ, एल कितना 1, सीयू कितना 1, सीएल कितना 3, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सीएल का एक मात्रा बढ़ गई, ठीक है, एक एटम उसका बढ़ गया सीएल का। चलिए अब इसे करते हैं बैलेंस। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ा वाला उठा लो, सबसे बड़ा जो फॉर्मूला दिख रहा है वो उठा लो। हमें यही दिख रहा है या तो ये दिख रहा है, हम उठाएंगे इससे, ठीक है। क्या था, सीयू तो आपका बैलेंस था, सीएल नहीं बैलेंस है। अब कुछ ऐसा नंबर लगाना है। अब अच्छा, आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर खाली 3 हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या चीज करो, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर 3 लगाना होता है। देखो 2 3 6, अब यहाँ पर कितने कम है, ये तो 6 हो गए। इधर सीयू कितने हो गए आपके 3, और आपका सीएल कितने हो गए, देखो सीएल कितने हो गए 2 3 6। अच्छा, अब इधर की तरफ आ जाओ जरा, एल कितना था 1, सीयू कितना है, सीयू 3 हो गया, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं 3, ठीक है। अब सीएल 3 है, बड़ा सबसे बड़ा, तो सीएल 3 है और यहाँ पर 6 है, तो हमें इधर भी 6 करने हैं। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6। अब आपका एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक है, तो आप इधर भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है। इसकी प्रैक्टिस दबा के करो तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी आप तो सीधा देखोगे इस इक्वेशन को और पहले 2 3 1 जो भी लगाना होगा अपने आप लगा दोगे। तो देखो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने बताया था ना, फॉर बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये नाम का ही मेथड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये आपको आता है नहीं आता है, पर तब भी एक बार पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, मतलब नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एक किसी भी एलिमेंट के, जिस तरीके से हमने टेबल बनाई थी। दूसरा काम क्या करो, सेलेक्ट द कंपाउंड और मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था ना, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला लगे या तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसको सेलेक्ट करो, पहले उसे बैलेंस करो, ठीक है। ज्यादातर एलिमेंट्स आपके वहीं से बैलेंस हो जाएंगे। थर्ड क्या आता है, इन दिस कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम, ठीक है। अब वो एलिमेंट आप चूज कर लो जिसके सबसे ज्यादा वो कहते हैं एटम्स है, ठीक है, पहले आप उसे बैलेंस कर दो। सिमिलरली बैलेंस द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट 1 by 1 और आपको अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो नीचे इक्वेशन है ना, इसको आप पहले बैलेंस करो बैठ के, आगे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लो। देखो इस शीट को कर लो, ये जो शीट आई है अभी, ठीक है, इस शीट को आपको कंप्लीट करना है। स्टेप्स टू मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे हम अपनी रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तक आपने इक्वेशंस कैसे देखी थी कि आपका जो Mg था, मान लो कोई मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, ठीक है, और उसने बना लिया MgO। बट अब हम इसको कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, अब हम देखेंगे कुछ स्टेप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ना S4 सॉलिड्स, मतलब आप
राइट स्टेट सिंबल फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप जिस तरह ये मैग्नीशियम है, या तो ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है, आपको यहाँ पर अगर आप बता देते हो ना कि कौन सी स्टेट में है, इससे आप अपनी रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने एक बीकर में वाटर लिया, ठीक है, H2O लिया, और मैंने उसमें क्या डाल दिया, CaO, मतलब क्विक लाइम, आपने पढ़ा था ना चेंज इन टेम्परेचर में, ठीक है, चूने का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कैसे बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ये किस स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में था, वाटर किसमें था, लिक्विड। तो हमें ना इनकी स्टेट्स लिखनी होती है, पहला पॉइंट हमें ये बताता है। अब देखो सिंबल्स लिखते हैं, सिंबल्स। मान लो हमारे जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर S लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप S लगा सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो गैस स्टेट पे है, तो गैस के लिए आप G भी लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे ऊपर वाला साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये ऊपर एरो दिखा रहा हो, ये इसका साइन का मतलब होता है कि गैस तो भाई उड़ जाती है ना, इस तरीके से आप याद कर लीजिए सिंबल्स, ठीक है। अब देखो अपने सिंबल्स हम पढ़ लेते हैं। देखो S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड स्टेट है तो L लगा दो, गैस स्टेट है तो आप G लगा सकते हो, या फिर ऊपर वाला एरो लगा सकते हो। फॉर इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट, अब ये क्या चीज़ होती है, देखो प्रेसिपिटेट मैंने बताया था, मान लो एक बीकर है, उसमें हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल हो, मतलब जो इसमें घुलता ना हो। मान लो आपने इसमें पानी लिया, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बना रिएक्शन करके जो इसमें इनसोल्यूबल का मतलब जो घुले ना, और वो थोड़ी देर में ना ऐसे नीचे बैठ जाएगा जाके, ठीक है, ऐसे नीचे बैठ जाएगा, और यहाँ कैसे बचेगा, पानी पानी से बच जाएगा, और वो सारे इंसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे बैठ, जैसे रेता यार, अगर आप सैंड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है, इस तरीके से उसे हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलिए प्रेसिपिटेट ये, उसके लिए आप PPT या फिर नीचे ऐसे एरो साइन यूज कर सकते हो, ठीक है, एरो नीचे की तरफ, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। एंड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, AKO फॉर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लिक्विड स्टेट हमेशा वाटर की होगी, एक्वस स्टेट मान लो वाटर के साथ कुछ कंबाइन बनके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो इसकी स्टेट क्या होगी भाई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, स्लेक्ड लाइम था ना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर में पढ़ा था। तो वो कैसा था, वो थोड़ा चिपचिपा टाइप था, ठीक है, उसके अंदर कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के भी मॉलिक्यूल्स थे, तो उस तरीके की कंडीशन में हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपने एक रिएक्शन ली, मान लो आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर कर दिया, या फिर CO2 ऐसा कुछ कर दिया, तो ये जो वाटर कर मैं यहाँ लेता हूँ ना, तो ये वाटर की जो स्टेट होगी वो हमेशा लिक्विड होगी, और अगर हमें बाद में मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी स्टेट क्या होगी, एक्वस, ठीक है। तो ये था इसका मतलब, समझ में आ गया ना। फर्स्ट पॉइंट क्या, हम ना स्टेट्स के मतलब स्टेट सिंबल लगाकर इंफॉर्मेशन को मोर इम्पोर्टेंट बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, मेंशन हीट और एनी एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। देखो इवॉल्व का मतलब होता है बाहर निकलना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात थी। बाय राइटिंग प्लस हीट या फिर ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। अब इसका मतलब जरा ध्यान से सुन लो। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था चेंज इन स्टेट का। देखो इसके कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते थे, क्विक लाइम क्या होता है, चूना। जैसे ही हम चूना, देखो चूने का एक पत्थर लिया हमने, ठीक है, वो डाल दिया पानी में, ठीक है। अब ये जो चूना और पानी जब मिक्स होंगे तो टेम्परेचर राइज करता है हीजिंग साइड से, ठीक है, और क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कह देते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। टेम्परेचर राइज करा मतलब उसमें से कुछ एनर्जी निकली, मतलब हीट एनर्जी निकली। अब भैया टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है ना सामान, तो उसी तरीके से हीट एनर्जी निकली। अब हम उस हीट एनर्जी को यहाँ पर प्लस हीट लगाकर लिख सकते हैं। अब हमेशा ये चीज नहीं होती कि हमें हीट एनर्जी यहीं पे लिखनी है, ठीक है, हमेशा एनर्जी निकलेगी। देखो क्या था, जैसे ही आपने चूना और पानी मिलाया, ठीक है, प्रोडक्ट में आपको हीट एनर्जी मिली है, बट अगर आपको इसको रिएक्ट कराने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़े, फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो सेकंड एग्जांपल क्या, आप ना एक कोई ऐसी चीज भी हो सकती, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना, हीट, तो पता है हमें क्या बनता है, हमें यही मिल जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना, आपको एनर्जी मिल भी सकती है या फिर आपको एनर्जी देनी भी पड़ सकती है, तो आप उस एनर्जी को प्लस प्लस साइन लगाकर लिख सकते हो। अब वो जरूरी नहीं है हीट ही एनर्जी हो, वो कोई और भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या फिर लाइट एनर्जी हो, सनलाइट देनी पड़े, सनलाइट में रख दे, ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे अभी, बट मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप या तो आपको मिल भी सकती है प्रोडक्ट के तौर पर, या फिर आपको रिएक्टेंट की तरफ देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अपने आते हैं थर्ड पॉइंट पे।
अब देखो, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था कि आपको हमेशा प्रोडक्ट के तौर पर ही जो एनर्जी मिले आप उसको प्लस लगाकर लिख सकते हो। अब जो एनर्जी आपको देनी पड़े, ठीक है, या फिर जो एनर्जी, देखो पहले मैं पॉइंट पढ़ देता हूँ। इन सम रिएक्शंस, किसी किसी रिएक्शंस में कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट शुड बी मेंशन्ड अबव द एरो। मान लो हमें कोई रिएक्शन करानी है, उसमें हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत है, या फिर हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है उस रिएक्शन को कराने के लिए, या फिर हमें टेम्परेचर को राइज करना पड़ रहा है, तो उस एनर्जी को हम एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से मान लो AgCl है भाई, ये कोई कंपाउंड है, आप ये मान लो, ठीक है, इसको अगर हम धूप में रख देते हैं तो ये ना Ag तो अलग हो जाता है और आपको बन जाता है क्लोरीन। क्लोरीन इसकी स्टेट क्या होगी, गैस, ठीक है, ये देखो एरो लगाया हुआ है मैंने, तो ये क्लोरीन गैस बन जाती है जो कि हवा में उड़ जाती है और आपके पास क्या बचता है, Ag बचता है खाली, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। आपको मान लो सनलाइट की जरूरत पड़ी तो सनलाइट को क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये आपको एनर्जी आप इसके एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात आती है कि ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है, ठीक है, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो आपकी रिएक्शन को और तेजी से कराए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये मार्कर जलाना है, ठीक है, मैं इसमें ऐसे आग लगा रहा हूँ, ये धीरे धीरे जल रहा है, मैं इसमें ना मिट्टी का तेल डाल दूं, ठीक है, मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह इस पे डाल दूं तो ये जल्दी से आग पकड़ेगा। तो वो डीजल पेट्रोल ने क्या काम करा, उसने जल्दी आग लगा दी, ठीक है। अब जल्दी आग लगाने का मतलब उसने रिएक्शन तेज करा दी, ठीक है। तो ऐसे चीज जो डालते ही रिएक्शन और तेजी से होने लगे उसको हम कह देते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ केमिकल इक्वेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि भैया उसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब कौन कौन से भाग ले रहे हैं उसमें। यार कोई भी इक्वेशन उठा लो, जिस तरह Mg+O2 इक्वल्स टू Mg होता है, ठीक है। तो Mg, हम उस इक्वेशन को अगर देखें तो साफ साफ बता सकते हैं कि उसमें Mg पार्ट ले रहा है, O पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो उसकी फिजिकल स्टेट हमें बता देता है। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा आप उसको देखकर आप बता तो सकते हो ना कि भाई कौन सी, मतलब किस स्टेट का बना है, क्या उसकी स्टेट है, वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, वो आप देखकर बता सकते हो। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन वेदर हीट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये हमें ये बता देता है कि जो रिएक्शन हुई ना उसमें हीट एनर्जी निकली या फिर हमें देनी पड़ी, वो तो आप देखकर बता सकते हो। और ये सब आप कब बता सकते हो, जब आपको आपकी रिएक्शन जो है वो एकदम इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। और अपने रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव करना हमने प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब भैया हमें इंफॉर्मेशन भी बता दिया, इंफॉर्मेटिव बनाना भी सीख लिया, अब इसके कुछ लिमिटेशन भी तो होती होगी, ठीक है। तो हम अब हमें वो पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक आपका, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्वेशन हमें ये नहीं बता सकता कि रिएक्शन होगी भी या नहीं, ठीक है। फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है दैट इज कंसिडर्ड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। जो मैंने बताया ये रिएक्शन होगी या नहीं ये आप देखकर नहीं बता सकते, ये तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट टेल अस वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन विद प्रोसीड एट स्लो मॉडरेट और फास्ट मॉडरेट। आपको ये भी नहीं देखकर बता सकते कि वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, जो भी आप रिएक्शन करा रहे हो, वो जल्दी होगी या फिर उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्टेट सिंबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार आया पेपर में, ठीक है, मेरे टाइम पे भी आया था। देखो क्या कहता है ये, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन डिटरमाइन द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जिस तरीके से मैंने आपको स्टेट्स बता दी, अगर जो चीजें रिएक्शन में पार्ट ले रही है तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्रोडक्ट की स्टेट क्या होगी, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, आयरन क्या, लोहा, ठीक है, जब कभी भी ये पानी से रिएक्ट करता है तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करता है। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं आती ये Fe से Fe3O4 कैसे बन गया, अगर आती है तो आप कमेंट करना, इसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है ये, पर बच्चों को पता नहीं रहती इसलिए मैं बता देता हूँ। और ये क्यों नहीं पता रहती, 9th खराब है, ठीक है। चलिए और दूसरी चीज, जब आयरन आपका स्टीम से रिएक्ट करे, अच्छा देखो स्टीम और वाटर का फॉर्मूला तो सेम ही होगा भाई। स्टीम क्या होती है, स्टीम भी तो पानी से ही बनती है, बस यहाँ पर उसकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। ये क्या था आपका, ये गैसियस फॉर्म में था, तो देखो ये आपको गैसियस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में,
तो ये आपका हाइड्रोजन गैस ने लिबरेट कर दी, मतलब ये स्टीम से जब रिएक्ट करता है आयरन तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। जब कभी भी आपने सुना होगा आयरन भीग जाता है, ठीक है यार, अपनी छत पे जाना, कोई लोहे का सरिया पड़ा हो और बारिश हुई हो तो वो क्या होता है, उस पर क्या लग जाता है, रस्टिंग, ठीक है, उस पर रस्ट लग जाता है, ठीक है, रस्ट लग जाता है। दैट्स वाई देखो आपने स्टेट पता लगाकर एक्चुअल प्रोडक्ट आप पता लगा सकते हो ना। जिस तरीके से स्टीम, अगर मैंने कहा वाटर की स्टेट क्या है, स्टीम है, ठीक है, तो आपने एक्चुअल प्रोडक्ट बता दिया। अगर मैं कहूँ ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हो कि इस पे रस्ट लगेगा। और ये आप स्लाइड से भी पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट चेंजेस। मतलब यार आपका हीट चेंजेस मतलब ये कोई एक कुछ नहीं है, ये एक टॉपिक है। आपसे बेसिकली पूछा क्या जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए अब यही पढ़ते हैं। देखो एक्सोथर्मिक क्या, दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या फिर कोई भी तरह की एनर्जी इवॉल्व हो, मतलब निकले। इवॉल्व का मतलब हिंदी में लिख लो अपनी नोट्स में कि निकलना, इवॉल्व का मतलब निकलना। कोई भी एनर्जी अगर निकलती है तो उस ऐसी रिएक्शन को हम कह देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, देखो एक्सो वर्ड से आप एग्जिट, ठीक है, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है, यहां से आप याद कर सकते हो कि एग्जिट हो रही है मतलब एनर्जी निकल रही है। देखो आपके सामने जिस तरह इक्वेशन लिखी है, जिस तरह 2mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, ये रिएक्शन सबसे पहली रिएक्शन थी इस चैप्टर की, जब मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन वाला पढ़ाया था, ठीक है, उसकी वो रिएक्शन है ये। अब देखो इसमें लाइट एनर्जी निकलती है ना भाई, जैसे आप अपने मैग्नीशियम रिबन को क्या कहते हैं, बर्न करते हो तो उसमें से लाइट एनर्जी निकलती है, तो ये आपका मतलब इवॉल्व हुई ना, मतलब निकली ना आपकी लाइट एनर्जी। चलिए अब देखो नीचे और दो एग्जांपल है आपके, दो और दो इक्वेशन है। देखो क्या है, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, लिख लेना नीचे, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब कभी भी ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, मतलब आपस में कंबाइन होता है, तो वो क्या बनाते हैं, H2O CO2 और एनर्जी। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जब आप खाना खाते हो, अब यार खाना अंदर जाके आपके पेट में क्या बनता है, स्टमक में आपके ग्लूकोज की फॉर्म में ही तो वो रहता है, और उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, तभी तो वो पचता है, ठीक है, तभी वो डाइजेस्ट होता है। देन आपको वाटर मिलता है, उससे CO2 आप बाहर निकाल देते हो और आपको एनर्जी मिलती है। अब आपको थर्ड इक्वेशन पढ़नी है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये अभी आपने पढ़ा था, जबकि कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना, क्विक लाइम, ठीक है, जब कभी भी आप चूने में पानी डालते हो या फिर पानी में चूना डालते हो तो आपको क्या मिलता है, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, और टेम्परेचर आपका राइज होता है हिजिंग साउंड से, मतलब इसमें भी आपको एनर्जी मिली, हीट एनर्जी, ठीक है। तो इवोल्वेशन जब होता है, एनर्जी जब निकलती है तो वो इस साइड निकलते हैं, प्रोडक्ट की साइड। अब ये देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद कर लीजिए। एक बारी आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, वैसे जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे उसमें हम ये करा देंगे। तो आपका सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक, मतलब आपको जो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब रिएक्शन होने के लिए आपको देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, तब वो आपको रिएक्शन होती है। ऐसी तरीके की रिएक्शन को हम कह देते हैं एंडोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो, जब कभी भी आप कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये ना फॉर्मूलेज याद कर लो तभी आपका काम बनेगा। अगर आपके 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता भी सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, ठीक है। जब कभी भी हम उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना और CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस। तो ये थी आपकी एंडोथर्मिक का एग्जांपल। अभी तक हमने सारे बेसिक्स पढ़ लिए, बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, बट आज हम एकदम मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो ये 5 तरीके की आपके सामने रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर के, और यही आपका पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आज हमें यही टॉपिक्स करने हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट नोट्स स्लाइड से समझा दूंगा, ठीक है, जैसा आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो रिएक्शन और एक बारी रिएक्शन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो रिएक्शन होता है आपका कोई भी चीज जो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसी चीज को अगर हम इक्वेशन के माध्यम से लिख दें विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके, तो हम उसको कह देते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आज हमें यही पढ़नी है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो 2 एलिमेंट्स लिए हमने और वो इस फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, समझे नहीं। मान लो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसके बीच में हमने रिएक्शन कराई, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, लाइक इन द फॉर्म
MgO, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर देखो ए क्या है Mg, बी क्या है O, ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे आफ्टर रिएक्शन। जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तब आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार नाम में ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स आपके कंबाइन हुए में मिले, ठीक है, जब वो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाए, तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन वगैरह सब आगे आएंगी, टेंशन मत लो। ये मैं एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस टॉपिक का। सेकंड आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, पेपर में 100% यही आती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ये क्या होती है, देखो नाम में आ रहा है डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन का मतलब सड़ना, गलना। क्या आपने पढ़ा था कि सब्जियां वगैरह डिकम्पोज कर दीजिए, मतलब क्या होता है, देखो डिकम्पोजिशन से यहाँ मतलब है अलग अलग कर देना, ठीक है, अलग अलग कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एलिमेंट इस फॉर्म में गिवन हो और वो डिकम्पोज होकर अलग अलग हो जाए, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन वो डिकम्पोज होकर अलग अलग हो जाए, तो इसको हम कह देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा इसका कोई एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखो मान लो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, हीट, तो हमें पता है क्या मिलता है, CaO प्लस CO2, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, एक कंबाइंड फॉर्म थी। अब जब ये डिकम्पोज हुए तो इनकी दो फॉर्म में एक टूटे हुए आपको मिले, ठीक है, डिकम्पोज हुए आपको मिले आफ्टर रिएक्शन। तो ये होता है आपका एक इजी वाला एग्जांपल देता हूं। देखो AgBr gives Ag प्लस Br2, ठीक है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक आपका एग्जांपल है। अब ध्यान रखना, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसके 5 आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 5 टाइप्स आपको और पढ़ने हैं, 5 केसेस पढ़ने हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। चलो ये आगे देखेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं। ये आपको 5 तरह की केमिकल रिएक्शन मिल गई है, ठीक है। इनकी फॉर्म्स आगे रिप्रेजेंट मैंने कर दी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक एलिमेंट बना लेते हैं, या फिर 2 से और ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप इनका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे हम बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी पहली रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है भाई कंबाइन होना, ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, क्या बनाने के लिए, एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिनमें से कोई भी एनर्जी निकलती है, ठीक है, इवॉल्व होती है, या फिर वो हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, उसका निकलना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कहलाता है, ठीक है। अभी इस नीचे आपको 2 एग्जांपल दिए गए हैं। देखो Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, ठीक है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी मैग्नीशियम D1 वाले केस में, ठीक है। मैं खाली वही इक्वेशन यूज करता हूं जो आपने आज तक पढ़ लिया है, ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास है CaO प्लस CO2। ये अभी आपने पढ़ी है। देखो CaO क्या होता है, क्विकलाइम क्या होता है, चूना। जब कभी भी चूना और CO2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यही था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाम में डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोज से यार एक फीलिंग आती है कि डिकम्पोज होना मतलब अलग अलग कर देना, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब टूटना, ठीक है, एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 और ज्यादा, 2 से भी ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस में, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कहलाती है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। अच्छा देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक, ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। इसका मतलब एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपका जो कंपाउंड है वो रिएक्शन के लिए कुछ हीट एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर रिएक्शन होती है, उसको कह देते हैं एंडोथर्मिक। सो वी कैन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साफ सी बात है, ठीक है। ये नीचे आपका एग्जांपल है, AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। अच्छा ये जो रिएक्शन हुई ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, तो आप एरो के ऊपर ना सनलाइट जरूर लिखना इस रिएक्शन को लिखते हुए, ठीक है। ये बराबर में आपको एक और इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आपको मैंने बताया था जैसे कि आपको 5 केसेस पढ़ने हैं, बट यहाँ पर 7 केसेस लिखे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होना, आपको खाली 5 केसेस ही पढ़ने हैं। ये जो 7 और 6th केस है ये आपको पढ़ना पड़ेगा इन 5 को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता ही देता हूँ कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसी रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में टेक प्लेस हो, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन हो सकती है, उसको हम कह देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। मान लो यार आपको कोई रिएक्शन करानी है,
तो आपको उसके लिए सनलाइट की नीड होगी, ठीक है, उसके बिना वो रिएक्शन होगी ही नहीं। ऐसी रिएक्शंस को हम कह देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो आपके सामने 7 केसेस पड़े हैं ना, उसमें से जो ऊपर वाले अपर 5 केसेस हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर साल पूछा जाता है इनमें से आपका एग्जाम में, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें पढ़ना था फर्स्ट केस हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी इसको एक स्लाइड वाइज भी मैं समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हीट की प्रेजेंस में होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जो कि हीट की प्रेजेंस में हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, ये क्या होता है, फेरिक सल्फेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बता देता हूं। फेरिक सल्फेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फेरिक का मतलब आयरन, सल्फेट का मतलब SO4, ठीक है। ये 9th क्लास की बात है। तो चलिए, मैंने आपको फॉर्मूला लिखना भी बता दिया कि फेरिक सल्फेट ये चीज होती है। अब आपको क्या करना है, जब व्हेन फेरिक सल्फेट इज डिकम्पोज, जब कभी भी मान लो हम ऐसे हमने कोई बीकर लिया, ठीक है, हमने बीकर लिया, इसमें डाल दिया हमने फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरिक सल्फेट डालते ही हमने क्या कहा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है तो हीट की प्रेजेंस में होगा। हमने जैसे ही नीचे से इसको हीट किया तो क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फेरिक सल्फेट होता है इसमें ना 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है, 7 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के इसके साथ लगे हुए। यार आप कहीं पे मान लो आप फेरिक सल्फेट लिया, उसमें आपको 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी जरूर मिलेंगे उसके साथ लगे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इन 7 मॉलिक्यूल्स को हटाना होगा वाटर के। कैसे निकलेगा, हमें इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मैं उधर लिख देता हूँ, वेट, मैं आपको एंगल थोड़ा फिक्स करता हूँ। ये देखो, फेरिक सल्फेट जब कि हम हीट करते हैं, देखो हीट का साइन क्या होता है, ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल, इसको कहते हैं हम हीट का साइन। अगर आपको ऐसे हीट नहीं लिखना तो आप ये साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, जो इसके 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, FeSO4 प्लस H2O, ठीक है, ऐसे ना सेपरेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, डॉट, वहां पर ना सेपरेट हो जाएंगे इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब होती है आपकी असली रिएक्शन आगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये कोई बीकर था, इसमें हमने ये डाला 7 मॉलिक्यूल्स H2O के साथ, ठीक है। अब हमने इसको हीट किया तो इसके 7 मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, ये तो उड़ गए भैया, ठीक है, ये तो उड़ गए। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, उड़ गए। और ये बीकर क्या है, यहाँ से फिलहाल बंद है, ठीक है, यहाँ से फिलहाल बीकर बंद है। अब जब ये एवापोरेट हुए होंगे तो ये यहाँ पर जाके कंटेन हो गए होंगे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स। अब क्या करते हैं, जब हम इसे और हीट करेंगे तो आपका FeSO4 जो आपका यहाँ फेरिक सल्फेट बचा था ना, ये तो भैया आपका हीट हो गया था, ठीक है, ये तो ऊपर उड़ गया। अब जो आपका फेरिक सल्फेट बचा, ये क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं, ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। ये सब बातें ध्यान रखना है, ग्रीन कलर का ये उड़ गया, ठीक है, ये सब बातें अभी आएंगी नोट्स के फॉर्म में, एक प्रेजेंट आपको दिख जाएंगी, ठीक है, अच्छे फॉर्म में। देखो ये ग्रीन कलर का फेरिक सल्फेट होता है इसके अंदर। जैसे आप इसको हीट करते जाते हो क्या होता है, आपको मिल जाता है फेरिक Fe2O3, ठीक है, इसको कह देते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। और ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर, मतलब इसका कलर ग्रीन कलर से चेंज होकर कैसा हो जाता है आपका, ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का इसका कलर चेंज हो जाता है। और आपको क्या मिलती है, SO2 प्लस SO3 सफोकेटिंग गैस, ठीक है। ये देखो, आपको जैसे ही आपने इसे हीट किया, सबसे पहले आपने क्या लिया था, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ आपने इसको इसके अंदर डाला, ठीक है, आपने इसको हीट किया। जो 7 मॉलिक्यूल्स है वो उड़कर ना यहाँ पर आके चिपक गए, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट, यार भाप बन जाता है ना, वो आकर एवापोरेट होकर यहाँ पर कंटेन हो गए, ठीक है। फिर आपके पास जो FeSO4 बचा, मतलब इसमें ही बचा था, आपने उसको और हीट किया और वो FeSO4 का कलर क्या था, ग्रीन कलर। जैसे आप उसको और हीट करते रहे तो उसका कलर चेंज होकर आपको मिला ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अपनी रिएक्शन के नीचे लिख लेना, वैसे भी जो स्लाइड आएगी उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड आपको मिल गया जिसका कलर था ब्राउन कलर, और आपको 2 सफोकेटिंग गैस मिली, क्या कहते हैं, SO2 SO3, ठीक है, SO2 SO3। अब जैसे ही आपने ढक्कन हटाया और आप ऐसे झांक रहे हो, ठीक है, ऐसे झांक रहे हो इसके अंदर, ऐसे झांक रहे हो, तो ये जो सफोकेटिंग गैस है ना, ऐसे ऐसे ये आपको सफोकेशन सा फील कराएंगी, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत कराएंगी, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है सफोकेटिंग गैस, SO2 SO3। अब देखते हैं अपनी स्लाइड से। तो देखो भाई, हमने क्या लिया था, बीकर में FeSO4 लिया था, उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी थे। देखो क्या था, व्हेन फेरिक सल्फेट इज डिकम्पोज, जब फेरिक सल्फेट टूट के डिकम्पोज हो गया Fe2O3 SO2 और SO3 में, तो क्या हुआ, जो फेरिक सल्फेट आपका ग्रीन कलर का था ना, वो चेंज हो गया ब्राउन कलर में, ठीक है, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बना जैसे ही वो डिकम्पोज हुआ, ठीक है। पहले वो उसका कलर ना व्हाइट होता है, पर जब आप उसको हीट करते रहते हो तो लास्ट कलर जो आता है वो ब्राउन आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट लिखना है, व्हेन फेरिक सल्फेट इज डिकम्पोज
सपोज ग्रीन कलर ऑफ फेरिक सल्फेट चेंजेस इनटू ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड चीज आपने क्या ऑब्जर्व करी कि SO2 SO3 गैस भी बनी थी, ठीक है, जो कैसी थी, सफोकेटिंग। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अ सफोकेटिंग गैस SO2 SO3 इज फॉर्म्ड। यार ये लिख लेना स्लाइड में, सॉरी वो गलती से नहीं लिखा गया, ठीक है, SO2 SO3 इज फॉर्म्ड। थर्ड पॉइंट आपका आता है, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फेरिक सल्फेट इज एन हाइड्रेटेड सोल्ट, ठीक है, गीला सॉल्ट है, मतलब गीला सॉल्ट है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है गीला, कंटेनिंग 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मतलब उसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। सो व्हेन इट इज हीटेड, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवापोरेट्स, भाई जैसे ही आप आग लगाओगे, मतलब गर्म करोगे नीचे से FeSO4 7H2O को, तो उसके जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे वो क्या होंगे, वो इवापोरेट्स होकर जाकर एंड गेट डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके माउथ पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। अब हम इसको देखते हैं रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आपकी आती है FeSO4 7H2O गिव्स, जैसे हम उसको हीट करते हैं, यार इसके ऊपर ना एरो के ऊपर हीट का साइन लगा लेना, ठीक है, क्या था, ट्रायंगल के फॉर्म में, FeSO4 प्लस 7H2O, देखो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो गए। सेकंड रिएक्शन आपकी आती है, जो आपका FeSO4 बचा, जब उसने आपको फर्दर और हीट किया तो क्या आपके पास आया, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और क्या मिली आपको, 2 सफोकेटिंग गैसेस मिली, SO2 प्लस SO3। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। हमारा सेकंड केस आता है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो कि हीट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट, सबसे पहले यही देख लो लेड नाइट्रेट को लिखते कैसे है। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, ठीक है, और नाइट्रेट होता है आपका NO3। अब ये इसकी वैलेंसी होती है, वो क्या होती है 2, इसकी होती है 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो Pb NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला। ये तो आपको फॉर्मूला मैंने आपको बनाना दिखा दिया। वैसे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको आना चाहिए था पहले से ही, अगर आता था तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा 1 सेकंड के लिए वेट करिए। देखो अब इस रिएक्शन में हमें क्या कहता है, जब कभी भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बीकर में लेड नाइट्रेट लिया, मतलब Pb NO3 का होल ट्वाइस ये लिया, ठीक है, और जैसे ही आपने इसको नीचे से हीट किया, अब भैया देखो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है तो इसको हीट ही करेंगे, तो जैसे ही आपने हीट किया ये आ गया, ठीक है, जैसे आपने इसको हीट किया तो आपको क्या दिखा कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं इसके, ठीक है, इसमें से क्या निकल रहे हैं, ब्राउन कलर के ऐसे फ्यूम्स, ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ये होता है धुआं, ठीक है, ब्राउन कलर के फ्यूम निकल रहे हैं, वो किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के, ठीक है, NO2 के, वेट, NO2 के आपके ब्राउन फ्यूम्स दिखे। और सेकंड चीज क्या दिखी ऑल्सो, अब देखो एक तो आपको ये दिख गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं, NO2 दिख गया। अब जब एक बच्चा आया, उसने एक कैंडल को, जलती हुई कैंडल यहाँ इसके टेस्ट ट्यूब के मुंह पर रखी, तो ये जो आग थी ना ये एकदम ऐसे फैल गई, ठीक है, ऐसे फैल गई। क्यों फैल गई, बिकॉज ऑल्सो इफ यू प्लेस अ बर्निंग कैंडल एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फ्लेम इंक्रीजेस, ये जो फ्लेम है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ O2 गैस, ठीक है, बिकॉज इसमें से एक तो नाइट्रोजन गैस निकल रही थी, एक आपका ऑक्सीजन गैस भी निकल रही थी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस हमेशा अपनी आग को बढ़ाता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस अपनी आग को, फ्लेम को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। चलिए दैट्स वाई आपकी ऑब्जर्वेशन थी। अब हम पढ़ते हैं अपना स्लाइड। When lead nitrate is heated, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकल रहा था, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड, ठीक है। ऑल्सो इफ यू प्लेस अ बर्निंग कैंडल एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फ्लेम इंक्रीजेस, फ्लेम क्यों इंक्रीज हो रही थी, बिकॉज उसमें से O2 गैस भी निकल रही थी, ठीक है। ये आपकी नीचे रिएक्शन है। अच्छा ये 2 2 4 ये सब क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, हम जब बैलेंसिंग करते हैं दैट्स वाई हम इसको 2 2 4 ये आपको लगानी पड़ती है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप मेरा सेकंड पार्ट जाकर देख लो, सारे पार्ट्स आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखे थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और उसमें से O2 गैस निकल रही थी। आपने उसको चेक कैसे किया, बर्निंग कैंडल को उसकी माउथ पर रख के। इसी में से ना अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या था, ठीक है, जिस तरह ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे थे तो उसका कलर क्या हुआ, ब्राउन, ठीक है। और आपसे पूछ लेंगे ये जैसे ही आपने बर्निंग कैंडल को उसके मुंह पर रखा तो क्या हुआ, और ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, आपने इसको चेक कैसे किया, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ सकते हैं। अब हमारा थर्ड केस आता है जो कि है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब हम इसका डिकम्पोजिशन सीखेंगे। अच्छा ये कैसी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो हीट की, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है,
और उसका साइन क्या होता है सनलाइट का, देखो इस तरीके का आपका साइन होता है एच और म्यू, ठीक है, ये आपको साइन लगाना पड़ता है। मान लो कोई रिएक्शन है उसके ऊपर बेस्ड हो रही है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो आपको ना एच और म्यू, पूरा सनलाइट लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे एच म्यू लिख सकते हो, और अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो आप ऐसे डेल्टा लगा सकते हो, बट यहाँ पर हमें एच म्यू का यूज करना है बिकॉज ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। देखो क्या कहता है रिएक्शन, जब कभी भी आप ऐसे सिल्वर का फॉर्मूला होता है एजी और क्लोराइड का सीएल, ठीक है, AgCl, जब भी कभी भी आप इसको सनलाइट में छोड़ देते हो ना, ऐसे सनलाइट में, मान लो यार आपने एक प्लेट ली, उसमें थोड़ा सा AgCl रखा और उसको आप गलती से ना धूप में भूल गए, ऐसे सन की रेज इस पे पड़ी, ठीक है, सन की रेज इस पे पड़ी, तो ये डिकम्पोज हो जाता है आपका Ag प्लस Cl2 में, ठीक है, मतलब Ag आपका अलग हो जाता है और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस बन जाती है, क्लोरीन गैस, इसका Ag तो यहीं पर रह जाएगा, और ये सिल्वर, ये जो आपका क्लोरीन गैस है ना, ये आपकी लिबरेट होकर उड़ जाएगी, ठीक है, ये तो उड़ जाएगी और आपके पास खाली Ag बचेगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं हम अपना स्लाइड से। तो देखो वेन व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड, अच्छा यहाँ से आपको देखो कलर भी पता चल गया, जो सिल्वर क्लोराइड था उसका कलर कैसा था व्हाइट कलर, ठीक है, इस केप्ट इन सनलाइट, जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं इट डिकम्पोजेज इनटू ग्रे कलर सिल्वर, ठीक है, क्या बचता है आपका, वो डिकम्पोज हो जाता है, खाली आपके पास क्या बचता है ग्रे कलर का तो सिल्वर बचता है, और क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड, क्लोरीन गैस क्या होती है वो उड़ जाती है। सेकंड पॉइंट, देयरफॉर व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, ठीक है, वो ग्रे हो जाता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इस नीचे आपके पास आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, देखो दो तरह की रिएक्शन है, इनको ना हम सोल्ट्स कहते हैं, ठीक है, AgCl और AgBr, ये दो तरह की एक रिएक्शन है, ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन है, इन दोनों को आपको लर्न करना है। इससे रिलेटेड आपके सामने एक नोट पॉइंट आता है और ये नोट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। दिस टू सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, देखो यहाँ पर ना टू ये वाला नहीं है, वो टू से टू का मतलब है, ठीक है, दो तरीके के सोल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये देखो जिस तरीके से नीचे एक फोटोग्राफ लगाई गई है, इस तरीके की फोटोग्राफी में हम इसको यूज करते थे। सेकंड पॉइंट, सिल्वर क्लोराइड शुड बी स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स, इनको ना हम डार्क बॉटल में रखते हैं, क्यों रखते हैं, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर देने के लिए और क्लोरीन गैस बन जाती है, ठीक है, इसलिए ना हम इसको डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि ये सनलाइट से रिएक्ट ना कर पाए। अब आपने जितने भी डिकम्पोजिशन के केसेस पढ़े उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट क्या है, C एक तो कार्बन है, देखो ये पूरा क्या है कैल्शियम, ये क्या है कार्बन और ये क्या है ऑक्सीजन, ठीक है, इनका मेल को हम कह देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हम कह देते हैं लाइमस्टोन भी, ठीक है, जिस तरीके से आपने क्विक लाइम पढ़ा था ना CaO, ठीक है, और स्लेक्ट लाइम पढ़ा था, उस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। अब हमें इसकी रिएक्शन देखनी है, इसको समझना है, देखो इसका डिकम्पोजिशन समझना है हमें, देखो कैसे करते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन आर हीटेड, मतलब इसको जैसे ही हम हीट करते हैं, देखो आप इस हीट को यहां पर भी लिख सकते हो या फिर यहां पर प्लस लगाकर हीट भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आप इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम मतलब चूना, ठीक है, हमें मिलता है चूना क्विकलाइम और आपका CO2 गैस बन जाती है, ठीक है, CO2 गैस, ये आपका इस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है आपका चूना और CO2 गैस मिलती है। अच्छा, ये दो चीजें हमें मिलती हैं। दूसरी चीज, अब हमें एक टेस्ट करना होता है CO2 गैस के लिए, हमें ये देखना होता है कि इसमें CO2 गैस है भी या फिर नहीं, उस टेस्ट को हम करते हैं अब सेकंड पॉइंट में, ठीक है, देखो क्या होता है, टेस्ट ऑफ CO2 पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, हमें ना एक चूने का पानी लेना होता है लाइम वाटर का, ठीक है, इसका पानी लेना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, उसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी होती है, CO2 गैस इसमें ना हमें पास करनी होती है। मान लो यार हमने ना कुछ ऐसे एक बीकर लिया, उसमें हमने रख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, और इसको हम कह देते हैं लाइम वाटर, ठीक है, ये वाटर फॉर्म है, वाटर फॉर्म में। अब जैसे ही हम इसमें CO2 गैस पास करेंगे, इसमें मान लो एक पाइप है, हमने यहाँ से CO2 गैस पास करी ऐसे 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 ऐसे, तो ये सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाएगा, ठीक है, मिल्क जैसा हो जाएगा, दूध जैसा। इसको मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, इस गैस को CO2 गैस को पास करो लाइम वाटर में से, व्हाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब झाग टाइप होता है ना, ऐसे झाग टाइप, ठीक है, मिल्की सा ऐसा झाग टाइप, जिसको हम कह देते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, एकदम व्हाइट कलर के बनते हैं, वो बन जाते हैं, एंड सॉल्यूशन आपको कैसे हो जाता है, मिल्की टाइप, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाता है आपका मिल्की। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, देखो जैसे आपने CO2 गैस पास करी तो आपको बनता है कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है,
वाइट पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म है ये पीपीटी। आपका ये बनता है और आपका वाटर रहता है, ठीक है। इसके तो प्रेसिपिटेट बनते हैं। और प्रेसिपिटेट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ना, कुछ देर बाद ना ऐसे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। मान लो ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर बने झाग टाइप, थोड़ी देर बाद ना वो ऐसे नीचे जाकर बैठ जाएंगे ऐसे सारे, और यहाँ के बचेगा वाटर टाइप, ठीक है। यहाँ पर वाटर बच जाएगा, वो सारा नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो ये थी आपकी इक्वेशन। अब जैसे आप व्हेन एक्सिस ऑफ दिस गैस पास थ्रू द लाइम वाटर, मतलब ये आप अगर पास करते ही रहो करते रहो तो थोड़ी देर बाद जो आपका सॉल्यूशन था ना वो एकदम डिसअपियर हो जाएगा, मिल्की कलर डिसअपियर, मतलब वो जो दूध जैसा कलर आता है ना व्हाइट कलर, वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉल्यूशन बिकम क्लियर, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट आपका सॉल्यूशन आपके पास बचेगा। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको समझ लेते हैं स्लाइड से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब यही CaCO3 और लाइमस्टोन आएगा, ठीक है, एंड की जगह और आएगा यहाँ पर, और लाइमस्टोन आर हीटेड, जब कभी भी इनको हीट करते हैं हम तो क्विक लाइम इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्विक लाइम बनता है, चूना बनता है, विच इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज भी करते हैं। व्हाइट वॉशिंग क्या यार, देखते हो ना जब कभी मकान बनते हैं उसमें पहले व्हाइट कलर का चूना पोत देते हैं, ठीक है, तो वो चूना ही तो होता है, ठीक है। ऑल्सो CO2 गैस आर फॉर्म्ड, और CO2 गैस भी आपकी बनती है। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को याद कर लेना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टेस्ट ऑफ CO2, ठीक है। इस CO2 या इसमें निकली है या नहीं, इसके लिए हमें टेस्ट करना होता है। पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, मतलब चूने का एक पानी लो और उसमें से इसको पास करो CO2 गैस को, व्हाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, ठीक है। लाइम वाटर व्हाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। एंड सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का। एंड वेन एक्सिस ऑफ दिस गैस इज पास्ड, मतलब ज्यादा जब बहुत ज्यादा गैस CO2 आप पास कर देते हो इस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन आपका मिल्की कलर जो होता है ना आपका, वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। एंड सॉल्यूशन बिकम क्लियर, और सॉल्यूशन आपका एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अभी हमारा लास्ट केस है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को भी अब डिकम्पोज करना आपको सिखाएंगे। ये कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड H2O, मतलब एसिडिफाइड, जब इलेक्ट्रिक बिजली पास करते हैं हम ना जिससे एसिडिफाइड वाटर्स में, तो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। डिकम्पोज मतलब टूट जाता है, वो देता है हमें हाइड्रोजन गैस देता है और ऑक्सीजन गैस देता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम इसको ना परफॉर्म करके देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल तौर पर। हम एक एक करके स्टेप्स बनेंगे और अपना डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या कहता है, टेक प्लास्टिक मग, आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है, ठीक है। एंड क्रिएट 2 होल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है। एक 2 होल्स बना लीजिए इसके बॉटम में, इसके मग के, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट अ रबर कॉर्क, एक रबर की कॉर्क लगा दो। मान लो ये आपने 2 होल्स करे, ऐसे उसमें ना एक रबर कॉर्क लगा दो, ठीक है, नीचे उसके। और अब क्या पढ़ना है, इंसर्ट ऑन दिस इन दिस 2 होल्स, ठीक है, ये आपने रबर कॉर्क लगा दी। सेकंड स्टेप है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लो, फिल देम विद वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब लिया आपने ऐसे, इसको आपने भर दिया पानी से, ठीक है, पानी इसमें डाल दिया आपने, फिल देम विद वाटर। अच्छा, फिल देम विद वाटर एंड इंसर्ट ओवर 2 इलेक्ट्रोड। अब ये जो आपने रबर कॉर्क ली थी ना, इसमें ना आपको 2 इलेक्ट्रोड लगानी थी। इलेक्ट्रोड मतलब लोहे की ऐसे डंडे टाइप होते हैं, ठीक है, तो लोहे की 2 इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर आपको ये दोनों टेस्ट ट्यूब आपको इंसर्ट कर देनी है। अब ये इलेक्ट्रोड ना ऐसे कॉर्क से बाहर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिल द मग विद एसिडिफाइड वाटर। अब ये जो आपका मग्गा है ना, मग्गा, इसमें आप एसिडिफाइड मतलब कोई वाटर लो, वाटर उसमें ना कोई एसिड मिला के हल्का सा इसमें ऐसे घेर दो, ठीक है, इस मग को ऐसे फिल कर दो एसिडिफाइड वाटर से। अच्छा, नेक्स्ट ऑफ फ्यू ड्रॉप्स डालने आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है, H2SO4 प्लस वाटर। आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है, ठीक है, मग में डालना है और इसके अंदर वाटर। अब क्या करना है, अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। अब ये जो आपकी इलेक्ट्रोड्स है ना, इसको आप ऐसे स्विच और अपना बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है, कर दिया। अब ये आपका हो गया एकदम स्ट्रक्चर तैयार। अब आपको क्या करना है, ऐसे आपने स्विच ऑन करा, अलाउ द करंट टू पास। अब जैसे ही करंट पास होता है आपको ना बबल्स बनने दिखेंगे इन इलेक्ट्रोड्स पे ऐसे, ठीक है, ऐसे ना बबल बनने शुरू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। अलाउ द करंट टू पास, जैसे हमने करंट को पास किया, बबल्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर द 2 इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब हमें क्या दिखता है, ये देखो, ये जो ये टर्मिनल होता है ना, बड़े वाला साइन, ये तो है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। अब हमें क्या दिखता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसमें तो आपका हाइड्रोजन गैस बन रही है, और हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है, ठीक है, इस पे ना ज्यादा बबल्स दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल वाली से। तो इसमें जो नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से, उसमें तो बन रही है हाइड्रोजन गैस, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसमें बन रही है आपका ऑक्सीजन गैस।
ठीक है, जो आपको पॉजिटिव से कनेक्ट है उसमें बन रही है ऑक्सीजन गैस। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हाइड्रोजन गैस थी उसका जो वॉल्यूम था वो डबल था एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये जो बबल बन रही थी ना, ये यहाँ पर ज्यादा बन रही थी। ये क्यों बन रही थी? या क्या इधर ज्यादा करंट जा रहा था, इधर कम करंट जा रहा था? ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखो H2O, ये वाटर आपने लिया था, इसको जैसे ही आप डिकम्पोज करते हो तो अब मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको मिलता है। अब जब आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब आपको सिंपली दिख ही रहा होगा, यहाँ पर यार 2 पार्ट तो है हाइड्रोजन के और 1 पार्ट है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन कम बनेगी, हाइड्रोजन ज्यादा बनेगा, इसलिए आपका इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन ज्यादा बना। ठीक है, ये थी इसकी कंडीशन। इस चीज को ध्यान रखना, 1 मार्क्स में ये आता है कि आपका हाइड्रोजन ज्यादा क्यों बना और ऑक्सीजन कम क्यों बना, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है और अपना रीजन लिख देना है। रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज, वो आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो आपको कोई रिएक्शन करानी है, जेड एन वाली लेते, ये ले लेते हैं Fe प्लस CuSO4। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ पर ना रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। अब ये रिएक्टिविटी क्या होता है, मान लो यार रिएक्ट करना किसी के साथ, जब आप रिएक्शन कराते हो, अगर मान लो Fe ज्यादा ताकतवर है Cu से, तो Fe क्या करेगा, Cu को यहाँ से हटा के SO4 के साथ बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, FeSO4 बनेगा और Cu आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम, AB की फॉर्म में। देखो ये क्या होगा, ये AB गिव्स A प्लस B, ये डिकम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो A प्लस BC गिव्स AB प्लस C। ठीक है, ये इसकी फॉर्म होगी। अब यार डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब डबल का मतलब क्या होगा भाई, 2 बारी डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 चीजें डिस्प्लेस होंगी। कैसे होगा, मान लो कोई AB गिवन है और आपका CD गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस BD। समझ गए ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो B को तो C ने डिस्प्लेस कर दिया और जो आपका C है उसे आपका B ने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसका तो भैया अलग ही फंडा है, ये तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। बाकी हम डिटेल में अब पढ़ लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन डिजोल्व फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यार जिसमें ज्यादा ताकत, मान लो आपकी कोई सीट है, ठीक है, आपकी सीट पर 2 जने बैठे हुए हैं, बट आप गए और आपने उसको कहा कि यहाँ पर मैं बैठूंगा। अब आप कब बैठ सकते हो, या तो आप में ज्यादा ताकत हो या फिर वो बच्चा कम ताकतवर हो। ठीक है, आप उसको क्या कहोगे, भाई तू हट जा वरना मैं लगा दूंगा एक आधा। ठीक है, इसका मतलब आप में ज्यादा ताकत है, आप ज्यादा रिएक्टिव हो, इसलिए आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया और आप उसकी जगह पर जाकर बैठ पाए। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शंस में होता है। यहाँ पर नीचे जो रिएक्शन आपको गिवन है, यहाँ पर Fe जो है, Fe मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है आपके कॉपर से, दैट्स वाई उसने कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर बैठ गया और आपका कलर चेंज हुआ ब्लू कलर से लाइट ग्रीन कलर में। जो मेन बात यहाँ पर है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज आपकी क्या कहती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ऐसा एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी को देखकर उनको अरेंज किया जाता है फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट। मतलब हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको एकदम टॉप पे रखेंगे और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसको एकदम लोअर उसमें रखेंगे। ठीक है, अब ये नीचे देखो आपके सामने सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, फिर उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। अब जिस तरीके से हमने वो रिएक्शन पढ़ी थी FeCuSO4 वाली, अब देखो Fe ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन दिख रहा है, हाँ ये देखो जिंक के पास, सेकंड लाइन में जिंक के पास जो आयरन है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, लेड के बाद देखो कॉपर लिखा है, दैट्स वाई आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। तो आप इसको याद देखो भाई, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद आप ऐसे करते हो, देखो मैंने तो ऐसे करा था 10th क्लास में, जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने एक ट्रिक लगाई थी यहाँ पर, PSC मैजेंटल। ठीक है, PSC मैजेंटल, मैंने ये लिरिक्स टाइप याद कर ली थी और मैं इसको आज तक नहीं भूल पाया। इस तरीके से आप कोई निमोनिक्स बना सकते हैं अपने लिए और आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से उसी रिएक्शन पे।
अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमें बात पता चल गई डिस्प्लेसमेंट, और ये ज्यादा रिएक्टिव उसको रिएक्टिव कर देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है। हम दोबारा से इस पे क्यों आए? मैं इसलिए दोबारा आपको इस टॉपिक पे लाया हूँ, इस एग्जांपल पे लाया हूँ, बिकॉज ये एग्जांपल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछ चुके हैं बोर्ड्स वाले, ठीक है, कि अपना Fe जब रिएक्ट करता है CuSO4 से तो क्या होता है, ठीक है, कलर क्या चेंज हो जाता है, कलर क्या होता है CuSO4 का, और क्या कलर बन जाता है। जिस तरह अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इन द अबव रिएक्शन आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, पता चल गया हमें आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है, वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है। अब चलो मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ एक बारी। जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मत देखना, ठीक है, फिलहाल इतनी चीज को आप निगलेक्ट करो, इस चीज को देखो, खाली इस मटके से को। इसके अंदर ना मैंने CuSO4 लिया जिसका कलर क्या है, ब्लू कलर, ठीक है। अरे ब्लू कलर यार क्यों नहीं दिख रहा? ओहो, इसको कलर लग रहा है, कलर विजन का कुछ प्रॉब्लम है। देखो यार ब्लू कलर है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका CuSO4 का। मैंने क्या करा, इसमें एक आयरन की नेल डाल दी, नेल मतलब एक कील डाल दी इसमें, ठीक है। अब मैंने जैसे ही कील डाली, हमने क्या पढ़ा था, जो आपका आयरन होता है Fe होता है, Fe वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका Cu से, तो ये क्या करेगा, Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा और जाकर जुड़ जाएगा SO4 के साथ। तो देखो यही हुआ है। अब आपका सोल्यूशन कैसा था, मैं यहां लिख देता हूं ब्लू कलर का, ठीक है। ये जो कलर लिख रहा हूं ना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये ब्लू कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं कि कलर में कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ब्लू कलर का था ये। जैसे ही आपने आयरन इसमें डाली, क्या हुआ, जितना सीयू था ना, सीयू वो सारा का सारा डिपॉजिट हो गया आपके आयरन नेल पे, ठीक है। ऐसे ऐसे सीयू आपका इस पे डिपॉजिट हो गया, और आपका क्या बचा यहाँ पर, SO4 का सॉल्यूशन बचा है ऐसे, ठीक है। मतलब देखो, Cu आपका डिस्प्लेस कर दिया SO4 में से, क्या हो गया, Fe जाकर जुड़ गया SO4 से। अब ये जो Cu बचा ना, Cu इसकी कोटिंग हो जाती है इस आयरन नेल पे, और आयरन नेल का जो कलर होता है ना, नेल का कलर वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर, ठीक है। आयरन नेल का कलर बदल के कैसे हो जाता है, ब्राउन कलर। ये जो आयरन थी ना भाई, यहाँ तो ग्रे कलर की आती है ना आयरन, तो इसका कलर कैसे बदल के हो गया, ब्राउन कलर का। तो ये था आपका पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म, और इसका कलर कैसा हो गया पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन मार्कर नहीं था मेरे पे, वरना वो मैं यहाँ चला देता, आप समझ लो, ठीक है। ये कैसा हो गया आपका, ग्रीन कलर का। तो ये था आपका पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आया था इसलिए पढ़ाया मैंने इतना उससे। अब पढ़ते हैं अपने पॉइंट्स, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन, जो ऊपर आपको रिएक्शन है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन में से। ऑल्सो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, वो चेंज हो गया लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरिक सल्फेट कहते हैं FeSO4 को, ठीक है, उसके लाइट ग्रीन कलर में वो चेंज हो गया। सेकंड पॉइंट, कॉपर मेटल गेट डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल। अब भैया जो उसने कॉपर को डिस्प्लेस करा है तो वो सॉल्यूशन में ही, तो वो जाकर ना सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर, एंड आयरन नेल बिकम ब्राउन। आप ना यार ये एक्सपेरिमेंट देख भी सकते हो, आप ले आना मार्केट से सामान और आप कर भी सकते हो इसको परफॉर्म, ठीक है, कोई हार्ड चीज नहीं है। या फिर आप अपनी स्कूल के लैब में जाके भी कर सकते हो। एक बार आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ना अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। अब जिसकी 9th वीक है ना यार, उसको देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब भी मैं देखता हूँ, जितना मैं करा सकता हूँ उतना मैं कराऊंगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स, कंपाउंड क्या होता है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स जिसमें होता है, ठीक है, कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स। अब यहां पर आते हैं ये वर्ड आयन। यहां पर आयन क्या होता है भैया, आयन होता है कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज हो। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए अभी करके बताते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, रिएक्ट करके डिस्प्लेस करके वो दो नए कंपाउंड्स बनाता है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ, और ये रिएक्शन होती कैसे है, एक्सचेंज ऑफ आयन से। इस रिएक्शन को कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताओ, तो आप ना वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हो। जिस तरीके से नीचे जो रिएक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीचे वाली। लास्ट में ना मैं सोच रहा हूँ सारी सारी रिएक्शंस एक जगह लिख के आपको दोबारा से रिवाइज भी करा देंगे। पहले पढ़ लेते हैं, देखो ये Ba किसका सिंबल होता है, बैरियम का, ठीक है। बैरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है आपका सोडियम सल्फेट से, तो वो क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट बनाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं जिसके, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट अभी आगे फिगर में बता देंगे, ठीक है। और आपका बनता है NaCl, एक्सचेंज ऑफ आयन से हुई है और ये रिएक्शन, ठीक है। अब ये बैरियम सल्फेट के आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये अब हमें पढ़ना है। अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है,
व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट एज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इनसॉल्युबल का मतलब जो आपका घुलते नहीं है पानी में, ठीक है, वो इनसॉल्युबल होता है। जिस तरह आप पानी में सैंड डाल दो तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाकर नीचे जाकर बैठ जाएगी। इसी तरीके से आपका प्रेसिपिटेट होता है। दैट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, जो थोड़ी देर बाद आपका बॉटम ऑफ द बीकर में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड रिमेन इनसॉल्युबल, सॉरी, इनसॉल्युबल होते हैं। रिमेन इनसॉल्युबल का मतलब घुलते ही नहीं है। अब ये तो आपका हो गया प्रेसिपिटेट। सेकंड आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, प्रेसिपिटेट अलग है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अलग है। दोज रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो आपको पता है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट वो जो आपको बनकर मिलता है, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब उन जो प्रोडक्ट आपके पास बने ना, उनमें से एक प्रोडक्ट हो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, एंड गेट सेटल डाउन एट द सरफेस ऑफ द बीकर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस नॉन एज प्रेसिपिटेट, और वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना, उसको हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये था आपका प्रेसिपिटेट। फिगर में देखो दिख रहा होगा, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स है ना, ये आपका प्रेसिपिटेट है। बेसिकली प्रेसिपिटेट ना एक झाग टाइप होते हैं। जब आप 11th क्लास में आओगे ना, इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, तब आप सोचोगे यार ये क्या चीज थी, समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक है, वहां तो आप खुद परफॉर्म करोगे। तो अब ना हम थोड़ा सा आयन के बारे में पढ़ लेते हैं, आयन के बारे में, ठीक है। यार ये बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए अगर आपको बाद में साइंस लेनी है, ठीक है। आयन देखो क्या होता है, आपने आज तक किसी भी एलिमेंट का सिंबल Na पढ़ा होगा। जब ये और इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये क्या होगा 281, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब अगर ये लूज करेगा, अब भैया ये तो लूज ही करेगा ना, जब कभी भी सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव का, ठीक है, जबकि ये लूज कर रहा है इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव का। अगर कोई एलिमेंट गेन कर लेता है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, ठीक है, इसके पास एक की कमी है, तो ये जब गेन करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। गेन करता है नेगेटिव का चार्ज, लूज करता है पॉजिटिव का चार्ज। और ये चार्ज पार्टिकल जो आपके पास आया है ना Na+ और Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया आपके आयन, ठीक है, ये हो गया आपके आयन। बस ये था आयन आपका, ठीक है। चलिए अब हमारी लास्ट रिएक्शन आती है जिसका नाम है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, एक तरीके से हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड भी नहीं कह सकते, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये ना शॉर्ट फॉर्म होती है रिएक्शन की, ठीक है। हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह देते हैं। जिस तरीके से यार आपका घर का नाम होता है ना, कुछ भी मान लो आपको एक बड़ा सा नाम होता है और घर पे आपको कह देते हैं एक छोटा सा नाम, लाइक जीतू, ठीक है, इसलिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम, इसका छोटा सा नाम क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब इस रिएक्शन में आपको दो चीजें पढ़नी होंगी जो कि है आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, दो चीजें आपको पढ़नी होंगी, इसका नाम है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, इसमें दो टॉपिक्स नहीं है, चार टॉपिक्स हैं। फिलहाल आपको देखना पड़ रहा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बाकी चार टॉपिक है, मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन, ऐसी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, कोई भी एक सब्सटेंस होता है ना, कोई भी एक एलिमेंट होता है, वो गेन करता है ऑक्सीजन को, मतलब वो ऑक्सीजन पा लेता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लूज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन को लूज करना, लिख देता हूं मैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। खाली इतनी सी डेफिनेशन थी, अभी आगे स्लाइड आएगी पूरी की पूरी, बट मैं थोड़ा सा यहां पर सिखा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमें सीखना है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है आपका, रिडक्शन यार इसका अपोजिट होगा, यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कोई भी एक सब्सटेंस जब कभी भी वो हाइड्रोजन को गेन कर ले, मतलब हाइड्रोजन को पा ले, प्रोडक्ट जब बनता है ना वो हाइड्रोजन को पा ले और अपना ऑक्सीजन को लूज कर दे, ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा आप इस रिएक्शन में देखो, मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे पूछ लूं इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो आप ध्यान से देखकर बताओ। Cu के पास इस वक्त ऑक्सीजन है, जरूरी नहीं है कि O2 ही हो, खाली एक एटम ऑक्सीजन का तो वो भी चलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए बस, ठीक है। तो Cu आपका ऑक्सीजन है उसके पास। अब यहां पर देखो उसने लूज कर दिया ऑक्सीजन को, मतलब लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लूज ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन ऑफ
O2, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको रिडक्शन तो पता चल गया कि लूज ऑफ ऑक्सीजन ये कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। लूज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो गेन क्या कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, ये H2 ने गेन कर ली ऑक्सीजन, ठीक है, H2 ने गेन कर ली ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। या यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो, मान लो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, बस उसने अगर ऑक्सीजन को गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अगर उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, जिस तरीके से सीयू ने ऑक्सीजन को यहाँ पर लूज कर दिया, तो उसको कह देते हैं रिडक्शन, ठीक है। चलिए स्लाइड से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो हमने बता दिया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, कोई भी एक सब्सटेंस होता है वो गेन तो कर रहा है ऑक्सीजन, मतलब उसे ऑक्सीजन मिल जाती है और उसे बदले में हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ता है, उसे हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ऐसी जिसमें हम ऑक्सीजन को लूज करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं, उसे हम कह देते हैं रिडक्शन। वापस से इसी चीज पे आ जाओ। अब आपको ना दो और नई टर्म्स मिलने वाली हैं, इसको हम कह देते हैं, एक तो आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब भैया आपके पास एजेंट की वर्ड आने वाला है, ये क्या होता है, देखो देख लेते हैं। दो एजेंट्स होता है आपके पास, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपके पास, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, एजेंट क्या होते हैं भैया, जो आपको काम करवाते हैं, जो आपका काम कराते हैं जल्दी, ठीक है, जो आपको काम कराते हैं जल्दी। तो रिड्यूसिंग का मतलब आपको पता चल गया था, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो पढ़ते हैं हम, अ सब्सटेंस विच कॉजेज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कराता है। मतलब देखो रिडक्शन क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो लूज ऑफ ऑक्सीजन को ही मैं क्या कह रहा हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कह रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो आपका ऑक्सीजन को रिमूव कराता है और हाइड्रोजन को गेन कराता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम जरा इसी रिएक्शन में मैं आपसे पूछ लूं, अगर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होगा, तो आप आराम से बता दोगे। देखो यार, अगर हाइड्रोजन ना होता तो आपका ऑक्सीजन लूज ही ना होता, भाई हाइड्रोजन ना होता तो ऑक्सीजन लूज हो गया, किसके पास लगता, यहाँ पर तो हाइड्रोजन था इसलिए ऑक्सीजन जाकर इसके पास लग गया, ठीक है। अगर ये होता ही ना तो क्या होता, ऑक्सीजन लग ही ना पाता, इससे हटता ही ना सीयू से। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन हुआ वो हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखो, ठीक है, हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब मैं पूछ लूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं हम। अ सब्सटेंस विच कॉजेज, ऐसा सब्सटेंस जो कॉज करता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को ऐड कराना, ठीक है। अब ऑक्सीजन को ऐड यहाँ पर कौन करा रहा है, और आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऐड कराना। देखो कहाँ पर, गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऐड ऑफ ऑक्सीजन कह रहा हूँ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह रहा हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, भाई CuO हुआ, CuO। यही अगर ये ना होता तो इसके पास ऑक्सीजन थी, अगर यही ना होता तो ऑक्सीजन कहाँ से आती, गेन कहाँ से करता, ये गेन कहाँ से करता, H2O। इसके पास जब CuO के पास ऑक्सीजन थी तभी तो ये गेन कर पाया, तो आपका CuO क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जिसके ये ना उल्टा है एक तरीके से, देखो जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा वो आपका रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, और जो आपका रिड्यूस हो रहा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। बस ये था आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम देख लेते हैं इसको स्लाइड से। तो नीचे देखो, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच कॉजेज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यार इसको रीड करूंगा खाली मैं, ठीक है, समझा तो मैंने दिया ही है, तो आप रीड अपने आप से कर लेना और इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो एट द एंड आपको इस टॉपिक से समझ के आया कि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन लूज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। अब इस पे यार एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अब आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिड्यूसिंग, देखो इसमें आपको क्या क्या बताना है, देखो रिडक्शन कहां पर हो रहा है ये बताना है, ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है ये बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन चारों में से ये बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये आपको बताना है, और इसी क्वेश्चन में भी यही चीज करनी है। अच्छा ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया तो ये मैं नहीं करा रहा, बताओ कराऊं, चलो करा देता हूं, ठीक है, करा देते हैं, कोई नहीं। रिडक्शन क्या था आपका, रिडक्शन था हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा, हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन लूज, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, रिडक्शन हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और अपना लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। अब हम करते हैं, देखो किसने
अपना ऑक्सीजन को, अच्छा दोनों केस देखना एकदम पता चल जाएगा। अगर आपको हाइड्रोजन नहीं गेन होती हुई दिख रही तो आप देख लो कि ऑक्सीजन कहाँ पर लूज हो रही है, तो आपका CuO पे देखो ऑक्सीजन लूज होगी, इसका मतलब यही है आपका जहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन कहां पर हुआ, CuO पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ, H2 पर, देखो H2 था उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो आपका H2 क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब मैंने कहा था ये एकदम अपोजिट होते हैं, जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा ना वही आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यार अच्छा ये बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्या बताया था, सब्सटेंस, ये वाला बता रहा हूँ, सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को करा रहा होगा। अच्छा ये अगर ये होता ही ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता कैसे, तो आपको यही नहीं होगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। आप वैसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो, अगर आपको याद करने में थोड़ी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, ये इसका एकदम अपोजिट होता है। अब इसी तरीके से आपको ये करना है। चलिए अब इसको करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें तो भैया कहीं भी ऑक्सीजन का नामो निशान ही नहीं है। अब इसमें कैसे बताओगे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान से देखना, आपको ना एक चीज लेकर चलनी है, जरूरी नहीं आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीज गिवन हो। आपको देखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन क्या होता था, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता था, लूज ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर भी हाइड्रोजन का लूज हो रहा हो, हाइड्रोजन का लूज हो रहा हो, देखो H2S है, H2S यहाँ पर खाली S है, मतलब S ने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया, और लूज ऑफ हाइड्रोजन क्या था आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भाई, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा हो गया ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं गिवन है, तो आपका रिडक्शन कहां पर हुआ, रिडक्शन कहां पर हुआ, ओफो। अच्छा हाँ रिडक्शन, देखो रिडक्शन क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन का गेन करना, ठीक है। तो रिडक्शन गेन किसने करा, आपका Cl ने गेन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका H2S, ठीक है। Cl2 तो ये हो गया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, H2S, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ऑक्सीडेशन यहां पर होता है, रिडक्शन यहां पर होता है। अब इसका अपोजिट ही वही होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट क्या, H2S, और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, Cl2, ठीक है। देखो एक सच्ची बात बताऊं, ये आज तक पेपर में आया नहीं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आएगा ही नहीं, ठीक है, आ सकता है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए इसको कर लेना फिर भी। देखो अब तक आपने जो भी पढ़ा ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब ना पुरानी बातें थी, पर हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री हमें क्या कह देती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या फिर कोई आयन, यार यहाँ पर देखो आयरन लिखा गया, सॉरी यहाँ पर आयन है, ठीक है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। और रिडक्शन क्या होता है, जो इज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मॉडर्न केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं Na+Cl करूं, तो ये जो आपका कंबाइन होकर मिलेगा ना आपको NaCl, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगेगा मॉडर्न केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल अभी जो आपका रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पर सोडियम क्या वैलेंसी क्या होती है, 281, मतलब उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 की होती है ना, नेगेटिव का 1, तो आपका Cl की क्या होती है, 287, ठीक है। अब देखो जरा, अब जब ये कंपाउंड बना, ये ना आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अब आपका ऑक्सीडेशन क्या था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका गेन वेट। अब जरा मैं ना इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो ऑयल, ऑयल और रिच, ठीक है, ये दो चीजें आप याद कर लो। ऑयल से मतलब ऑक्सीडेशन, लूज मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आप ये याद कर लेना, मैंने तो इस तरीके से करा था, वही मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी रट्टेबाज है तो रट्टेबाज कर लो। अब ये देखो क्या होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो ये गेन कर लेगा Cl, ठीक है, तो वो Cl गेन कर लेगा, दैट्स वाई आपका बन जाएगा NaCl, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, अब मैं आपको ना एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ, टेबल से और आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं उसको एक अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से थे, एलिमेंट्स और आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी ना मैं एक टेबल बना रहा हूं, देखो क्या होगा, बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, एलिमेंट्स क्या क्या पास है आपके, Na और Cl। Na में आपका नो चार्ज था, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं था, और आपका Cl में कैसा चार्ज था, उसमें भी कोई चार्ज नहीं था, ठीक है।
Na में 0 चार्ज, इसमें भी 0 चार्ज। बट जब आपका प्रोडक्ट बना उसने भाई लूज गेन हुआ, लूज गेन। अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो तो यहाँ पर पता क्या साइन आएगा, ये तो आपका एक गेन करने की हालत में है, बिकॉज जैसे ये गेन करेगा इसकी लास्ट शेल एकदम फिल हो जाएगी और ये आपका लूज करेगा, ठीक है। दैट्स वाई जो लूज करता है उस पर आता है पॉजिटिव का चार्ज और जो आपका गेन करता है उस पर आता है नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। सो Na इज ऑक्सीडाइज और आपका Cl इज रिड्यूस बिकॉज ये गेन कर रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, बस ये था। एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आज हम उसके ही एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होती है, कोरोजन, ठीक है। कोरोजन के बारे में आज हमें पढ़ना है। द लॉस ऑफ मेटल्स, मतलब लॉस ऑफ मेटल्स एंड इट क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। अब मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हार्ड होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल अपनी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एक जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है उनको खो देता है, ठीक है। क्यों खो देता है, बिकॉज वो रिएक्ट कर जाता है जो आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर, केमिकल, ऑक्सीजन होता है ना ऑन देयर सरफेस, मतलब उसकी सरफेस से रिएक्ट कर कर कोरोजन हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कोरोजन होता क्या है ढंग से, एग्जाम्पल के से मदद से, ठीक है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब आयरन को आप खुली हवा में छोड़ देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय के लिए, इट एक्वायर अ कोटिंग ऑफ रेड ब्राउन सब्सटेंस, उसके ऊपर ना एक रेड ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है। उसको हम कह देते हैं रस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं रस्ट की डेफिनेशन दो तो आप आराम से ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नीचे रिएक्शन है देखो, Fe+O2+ वाटर। जब कभी भी आप आयरन को खुली हवा में छोड़ देते हैं और उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ जाती है या फिर रेन, अगर बारिश वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन हो जाती है, वो बना लेता है फेरिक ऑक्साइड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, उसको हम कह देते हैं रस्ट। अभी आपके सामने दो पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर में देखो यार, आपने देखा होगा आपकी मम्मी के जो ट्रंक वगैरह होंगे उसके पीछे ना ये जो आपका आयरन का अगर वो ट्रंक होता है तो वो ना इस तरीके का जड़ लग जाता है उसमें, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, रस्ट, ठीक है। तो उस तरीके से पपड़ी टाइप उसमें से उतरने लगती है, उसको हम कह देते हैं रस्ट। सेकंड एग्जांपल है आपका ये चैन। देखो एक चैन में रस्ट लग गया है बिकॉज ये एयर में एक्सपोज थी और इसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स, ऐसा कुछ वाटर का कॉन्टैक्ट आया है इसके ऊपर, इसकी सर्फेस के ऊपर, दैट्स वाई उसने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया, ठीक है। चलिए अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यही आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, सिल्वर टार्निशेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ एसिड सल्फेट्स व्हाई, ठीक है। तो आपको यही एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा। देखो क्या चीज कहता है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द सर्फेस ऑफ कॉपर, जो कॉपर की सर्फेस होती है वो ग्रीन कलर की लेयर से कवर हो जाती है, ठीक है, इन मॉइस्ट एयर, गीली हवा में, ठीक है। मॉइस्ट का मतलब गीली, ओस टाइप में, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वो कोटिंग होती है ग्रीन कलर की। तो अगर आपसे पूछ ले कि अगर हम कॉपर को खुली हवा में छोड़ दें मॉइस्ट एयर में तो उसके ऊपर कैसी कोटिंग आ जाती है, कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है, तो आपको ये सब लिखना है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है और या उसके सामने फॉर्मूला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिल्वर टार्निशिश, ये देखो आपके नीचे एग्जांपल भी दिया है, ये रॉड टाइप है ना, इसके ऊपर ये जो ग्रीन लेयर है यही है वो, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की। सेकेंड एग्जाम्पल, सिल्वर टार्निशेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ एसिडिक सिल्वर सल्फाइड। अब आपकी मम्मी की चैन वगैरह जो पहनते हैं वो, ठीक है, पजेब वगैरह, अगर आप उसको क्या करते हैं वो थोड़े थोड़े दिन पे यार साबुन से, सुपर निरमा से, ठीक है, सुपर निरमा से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं तो वो साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एसिडिक लेयर जमी रहती है। उसको जब हम बेस से रगड़ते हैं, आपको सोप होता है ना उसमें बेस होता है, ठीक है, जब हम उससे साफ करते हैं तो वो एकदम क्लीन हो जाता है। दैट्स वाई उसके ऊपर ना, दैट्स वाई वो ब्लैक हो जाता है आपका सिल्वर थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। चलिए मेथड्स यूज टू प्रिवेंट कोरोजन, अब कुछ मेथड पढ़ लीजिए जिससे आप कोरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। बाय पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ये तीनों चीजें यार समझ में आ रही होंगी, या तो आप पेंट कर दो उसके ऊपर या फिर ऑयल लगा दो या फिर ग्रीसिंग कर दो। क्यों? बिकॉज ये एयर का कॉन्टैक्ट काट देते हैं, ठीक है, एयर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकती जिसके ऊपर भी आप ये सब करेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, आपने कभी देखा होगा अपने मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ना ग्रीस टाइप हम लगा के रखते हैं, ठीक है, ग्रीस टाइप ब्लैक कलर का चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, वो हम लगा देते हैं, वो ना एयर के कांटेक्ट को कट कर देता है, इससे वो जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसमें रस्ट नहीं लगता। सेकंड पॉइंट, बाय टिन प्लेटिंग, एग्जांपल टिन प्लेटिंग आप उसके ऊपर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टिन बॉक्स फॉर फ्रूट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जांपल, बाय निकल एंड क्रोमियम कोटिंग, एग्जांपल बाइसाइकिल हैंडल। अब ये जो आपके बाइसाइकिल के हैंडल होते हैं ना, जो रेंजर की साइकिल आती है भाई, उसके जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो चमकते क्यों हैं? उसके ऊपर क्योंकि क्रोमियम की कोटिंग हुई रहती है, इसलिए उस पर रस्ट नहीं लगता। फोर्थ पॉइंट है बाय फॉर्मिंग एलॉयज। अब ये बात आती है अच्छी, एलॉयज क्या होता है? एलॉयज होता है जब कभी भी हम दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तो वो एलॉयज बन जाता है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स,
आप मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे एलॉयज क्या होता है डिटेल में। यहाँ पर खाली इतना ही है कि दो मेटल्स को अगर आप मिक्स कर दें तो वो यूटेंसिल एलॉयज बन जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, हम किसी भी चीज के ऊपर अगर लेयर ऑफ जिंक चढ़ा दें, एक जिंक की लेयर चढ़ा दें, उसी प्रोसेस को हम कह देते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो बस ये थे आपके कुछ मेथड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी। चलिए, व्हेन फूड कंटेनिंग, जब कभी भी फूड के अंदर ऑयल और फैट्स होता है और हम उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं या फिर ऑक्सीजन के पास, दे गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ड्यू टू विच द फूड बिकम स्टेल, मतलब फूड आपका कैसा हो जाता है, खराब, एंड इट कलर्स एंड स्मेल चेंजेस, उसका जो रंग होता है और रूप होता है और उसका जो सुगंध होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब ये स्टेल, कलर, स्मेल चेंजेस का मतलब वो खाना खराब हो जाना, ठीक है। चलिए, जो और वो खाना भी वही खराब होगा जिसमें ऑयल, फैट्स, ये सब होगा, ठीक है। द रेंसिडिटी ऑफ फैटी फूड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जो रेंसिडिटी होती है फैटी फूड्स की, उसको हम बचा सकते हैं कैसे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, ठीक है। एंड फ्लशिंग ऑफ फूड्स कंटेन विद नाइट्रोजन। अब आपने जो चिप्स वगैरह खरीदते हो ना, उसके अंदर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब लेस का चिप्स देख लो, आता तो 5 रुपए का है, उसके अंदर 4-5 चिप्स निकलते हैं, बाकी सारी हवा होती है। वो एक्चुअली में हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, बिकॉज लेस के चिप्स तभी खराब नहीं होते क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है और एंटीऑक्सीडेंट गैसेस होती है, ठीक है। चलिए, एट होम ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड कैन बी स्लोड डाउन। आपके घरों में कैसे आप अपने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक सकते हैं, बाय कीपिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड एयर टाइट कंटेनर। आपने कुछ सामान लिया, फैटी फूड्स वगैरह, आपने थोड़ा खाया और थोड़ा बच गया, तो आपकी मम्मी क्या करती है, उसको एक टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हैं, या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, ठीक है। इससे आप जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो आप स्लो कर सकते हो, ठीक है। एकदम खत्म नहीं कर सकते आप, बिकॉज अगर आप 4-5 दिन के लिए रख के रखो कोई भी सामान, वो खराब होगा ही, ठीक है। चलिए, जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द फूड रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल, नीचे देखो ये एप्पल है, अगर आप एक एप्पल को कट करते हो और थोड़ी देर के लिए रख देते हो, वो ना उस पर ना एक येलोइश टाइप लेयर आ जाती है, ठीक है। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि आपके एयर में ऑक्सीजन होती है और आपका एप्पल उसके कॉन्टेक्ट में आकर थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है। ये एक टॉपिक रह गया था, ये मैं आप करा देता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री, ठीक है। मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल, ठीक है। मोल्टन मतलब गला हुआ, ठीक है, NaCl। बस यार ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, कोई भी हार्ड नहीं है। वैसे एक बार ही आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर है, आप कर लेना और इसको आप याद कर सकते हैं। लिए आपको ये पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइक थर्ड पॉइंट में पढ़ के बताता हूँ, जिंक मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन क्या होता था, तोड़ना ही तो होता था, या लाइक आपको कॉम्बिनेशन में दो मेटल्स दिए जाते थे या फिर नॉन मेटल कुछ भी, एक कंपाउंड आपको, और आपको ना उसको सिंगल सिंगल सब्सटेंस में आपको उसमें ब्रेक करना होता था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आप ना जिंक को अलग कर सकते हो कार्बोनेट से, ठीक है। ये आप ना मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ोगे, तो चलिए वही बात करेंगे गौर चर्चा से। अब आपका कैटलिस्ट आता है, अ सब्सटेंस दैट मेक रिएक्शन टू बी हैपन और दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी रिएक्शन को तेज करा देता है, ठीक है। यार आपकी रिएक्शन स्लो हो रही है, ठीक है, अगर आपने कोई कैटलिस्ट उसमें डाल दिया तो वो क्या करेगा, आपकी रिएक्शन को चेंज कर देगा, वो खुद नहीं रिएक्शन में मिक्स होगा, ठीक है, विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये था आपका कैटलिस्ट। ओवरव्यू लेने वाले सारी सारी इक्वेशंस का विच आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10, ठीक है। आज हम सारी इक्वेशंस को दोबारा से पढ़ेंगे, खाली एक ओवरव्यू देता चलूंगा, ठीक है, और सारी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगी, एंड मैं बैलेंसिंग भी कर दिखाऊंगा, और ये भी बताते चलेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन टाइप, कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे नहीं है ये वीडियो, इसमें आप बैलेंसिंग भी सीख जाएंगे और आपको सारी रिएक्शन का पता भी चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, एक छोटे से टॉपिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बैलेंसिंग बता देता हूँ क्या होता है। देखो बैलेंसिंग में क्या होता है, आपको रिएक्टेंट के तरफ के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स इक्वल करने पड़ते हैं प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के एटम को, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट साइड होती है, ये आपका रिएक्टेंट की साइड होती है, आपको दोनों साइड के एटम्स को इक्वल करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं बैलेंसिंग के लिए आपको एक टेबल बनानी सिखा देता हूँ। देखो आपको तीन ब्लॉक्स वाली एक टेबल बनानी होती है। इसमें आपको इस साइड यहाँ पर लिखना होता है एलिमेंट,
यहाँ पर रिएक्टेंट एंड यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रिएक्टेंट बता देते क्या होता है। देखो इधर वाले जो रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी Mg+O2 गिव्स MgO एंड व्हाइट लाइट। ये कौन सा है, मैग्नीशियम रिबन वाली ये इक्वेशन है, याद हो तो ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कमेंट में जाकर देख लो, मैं सारे लिंक्स आपको दे दूंगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, उसकी आप प्लेलिस्ट सेव कीजिए और वहां से देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिमेंट में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो आपकी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है कितने, यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्टेंट की तरफ कितनी क्वांटिटी में है, एक एटम है इसका। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम का प्रोडक्ट के साइड मैग्नीशियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1 है खाली, ठीक है। यहाँ पर 2 आइटम थे ना, देखो O2 था यहाँ पर। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ की ऑक्सीजन आपको किधर की साइड कम है, इधर से कम है ना प्रोडक्ट की साइड, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना होगा। अब 2 लगाते ही आपको ऑक्सीजन कितने होंगे, 2, बट यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 ही हो गए, इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी रिएक्शन कंप्लीट। पहली रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी रब द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, व्हाई शुड वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और हर एक इक्वेशन आपको बैलेंस करके ही लिखनी पड़ती है। सेकंड रिएक्शन आपकी आती है Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व। कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और गैस का साइन कैसा होता है, ऊपर की तरफ एरो, ठीक है, ऊपर की तरफ एरो। तो ये होता है आपका Zn प्लस HCl इक्वल्स टू ZnCl2 हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल तो आप ये इक्वेशन वहां पर लिख सकते हो। थर्ड इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PbNO3 वाली, ठीक है। क्योंकि ये आपका देखो जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड से तो आपके प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको प्रोडक्ट में मिलता है येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ पर ये जो PbI2 है ना, इसका आपको मिलता है येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो PPT और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो येलो प्रेसिपिटेट, अब देखो इसमें कलर चेंजिंग का भी एग्जांपल ये हो सकता है, कलर चेंज का, और आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के, ठीक है, लेड आयोडाइड के, सॉरी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको पहले की बैलेंसिंग करनी बता दी ना, अब आप करते चलना, बैलेंसिंग करके ही लिखना। चलो बता देना इसकी सेकेंड वाली का देखो Zn की बना एलिमेंट, और क्या है H, और क्या है Cl, ठीक है। अब इसमें 3 एलिमेंट्स वाली ये रिएक्शन है। Zn कितनी क्वांटिटी में है, रिएक्टेंट की तरफ 1, H कितनी में है 1, Cl कितना है 1, बट प्रोडक्ट के साइड Zn कितना है 1, Cl कितना हो गया 2, और आपका H हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। अब देखो किधर की तरफ ज्यादा, इधर तो ज्यादा है Cl2, अब यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा, तो आप सिंपली यहाँ पर 2 लगाइए। अब जैसे ही आप 2 लगाएंगे हाइड्रोजन कितनी होगी 2, बैलेंस, ठीक है। Zn तो बैलेंस था ही, अब Cl कितने होंगे 2, और ये भी बैलेंस, ठीक है। तो चलिए आपकी बैलेंस होगी। थर्ड इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। अब मैं आते हैं फोर्थ इक्वेशन पे, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH कोल्ड ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में आप ये इक्वेशन का यूज करते हो, चेंज इन टेम्परेचर में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ चेंज इन टेम्परेचर का आप एक एग्जाम्पल दो, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। CaO क्या होता है आपका, क्विकलाइन, ठीक है, चूना, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं चूना, ठीक है। जो चूना होता है ना, चूना, उसको हम क्विकलाइन कह देते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। H2O, जब CaO को आप पानी में डालते हो तो आपके पास बनता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है, इसको कह देते हैं हम स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। अब आपका आता है फिफ्थ इक्वेशन जो है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट, ठीक है। जब कभी भी आपका Zn जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 से, वो हाइड्रोजन गैस को यहाँ से हटा देता है, ठीक है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए पढ़नी पड़ेगी, मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। फोर्थ पता नहीं फिफ्थ पार्ट में मैंने पढ़ाई थी, डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है, वहां से आपको पता चल सकता है। तो Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से हटाकर खुद आकर बैठ जाएगा और आपकी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं, वेट, ठीक है। अब आपको 6th पॉइंट आ गया, AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2। ये आपका हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है, डिकम्पोजिशन
रिएक्शन और AgCl, अब ये प्रेजेंस होती है रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसमें हम लगा देते हैं Hμ। सनलाइट की जगह आप Hμ का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे होगी 6th इक्वेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब कभी भी आपकी दो एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में आपको मिले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करती है? उसको ब्रेक कर देती है अलग अलग। देखो Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। अगर मैं इसको बैलेंस करूं, डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको। देखो Cl कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। यहाँ पर 2 Cl हो गए और 2 Ag हो गए, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ के आप एलिमेंट देख लो। Ag कितना है? 2, 2। Cl कितना है? 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। 7th रिएक्शन आपकी आती है CaO, क्विक लाइन। जब CO2 गैस हम पास करते हैं क्विक लाइन में तो आपके पास मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है और आपके साथ बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। चलिए ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट। 8th रिएक्शन आपकी आती है FeSO4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका आ जाता है केस डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक केस है ना, फेरिक सल्फेट वाला, ये वो है FeSO4। जब कभी भी हीट करते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। हीट का साइन देखो ये होता है ऐसे डेल्टा की तरफ, देखो ऐसे ट्रायंगल ये बना के दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। ये आपका हीट का साइन होता है। आप उसको ऊपर लगा सकते हो या फिर आप सिंपली यहाँ पर लिख भी सकते हो ऐसे हीट। जिस तरह हमने यहाँ पे सनलाइट लिखा है ना, तो यहाँ आप सनलाइट भी लिख सकते हो, बट आपको सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो जैसे ही FeSO4 को हम हीट करते हैं तो आपको मिलता है फेरिक ऑक्साइड और 2 सफोकेटिंग गैस, ठीक है, SO2 SO3। ये क्या होती है आपकी? सफोकेटिंग गैस। लिख लेना ध्यान से, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको वो लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO NO2 O2। ये लेड नाइट्रेट वाला है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। और ये आपका हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का एक दूसरा मैंने आपको बताया था केस। देखो सिल्वर क्लोराइड वाली ये है, इसके साथ वाली ये 2 सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, मतलब 10th रिएक्शन और आपकी 6th रिएक्शन, ये दोनों सेम है, ठीक है। AgBr और AgCl 2 सोल्ट्स होते हैं। ये जो आपकी व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों सोल्ट्स यूज आते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया। इसको मैं बैलेंस करना चाहूँ, सेम है, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, खत्म। देखो कुछ रिएक्शंस मैंने बैलेंस नहीं कराई, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक बार इसको करके देखो, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। चलिए जो आपकी अब आपकी 11th इक्वेशन आती है। कैल्शियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है? क्विकलाइन और CO2। देखो ये रिवर्सिबल है, ये देखो, अगर आप इसको ही वापस से CO2 गैस इसमें पास करोगे ना तो वापस से आपको मिल जाएगा। जब कभी भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब आपने कोई रिएक्शन कराई और वो वापस से रिवर्सिबल हो सकती है, तो वहां पर हम ऐसा साइन लगाते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसा साइन। इस एरो की जगह हम ऐसा साइन लगाते हैं ये जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आपके 11th रिएक्शन हुई थी, अब आती है 12th। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो आपको बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और आपका H2O। FeCO4 वेट। अब देखो आयरन कॉपर को कैसे डिस्प्लेस कर पा रहा है। अब यहाँ पर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके लिए आपको पढ़नी पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, आपको ये पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आयरन आपका जो है आयरन वो ज्यादा रिएक्टिव है आपका कॉपर से, ठीक है। दैट्स वाई आयरन ने कॉपर को देखो यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर रह गया आपका अकेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है IVA बोर्ड एग्जाम में। लास्ट आपकी आती है बैरियम क्लोराइड वाली, ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। बिकॉज देखो बैरियम ने तो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, इधर देखो यहाँ सोडियम था ना इसके सल्फेट के साथ, यहाँ पर बैरियम आ गया और आपका Na जाकर जुड़ गया आपका क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये सारी आपकी रिएक्शंस थी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।